हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा का सब बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है बायोलॉजी विद डॉक्टर गौरव। तो आज हम लोग बेटा एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो 11th का ही है और जूलॉजी पार्ट में ही आता है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस उस चैप्टर का नाम है मित्रों। तो ये चैप्टर बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में भाई दो चीजें पढ़नी है, एक पढ़ना है ब्रीदिंग और एक पढ़ना है एक्सचेंज। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इस चैप्टर का नाम देखो, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इस चैप्टर में आपको समझाऊंगा मैं कि कैसे हम लोग ब्रीथ करते हैं और कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी के अंदर। क्या आप लोग रेडी हैं? क्या आप लोग रेडी हैं? तो मैंने लिखा है वहां पे हैशटैग लेट्स स्टार्ट विद अ दिल, है ना, 2 दिल बना के लिखे हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भैया ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यार व्हाट इज ब्रीदिंग? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो ये आता है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फर्क क्या है। हर दुनिया, पूरी दुनिया इसी में लगी पड़ी है कि भाई ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फर्क क्या है, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में फर्क क्या है। तो आज हम लोग जानेंगे कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फर्क क्या है। दूसरी बात, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एनसीईआरटी ब्रीदिंग को ही कहती है कि रेस्पिरेशन है। अरे मेरी बात सुन, मैं एनसीईआरटी बोलेगी, मैं नहीं बोल रहा। एनसीईआरटी बोलती है कि ब्रीदिंग को, रेस्पिरेशन को ही हम लोग क्या बोल देंगे बेटा, ब्रीदिंग, या ब्रीदिंग को ही हम लोग रेस्पिरेशन बोल देते हैं। बट दोनों अलग है, क्या है क्या नहीं है, आज मैं आपको अभी बताने वाला हूं। लेट्स स्टार्ट ब्रीदिंग। ठीक है सर, वो तो हम पहले ही कर रहे हैं। टॉपिक भैया, टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। देखो भाई, हम लोगों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। हम लोगों को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। हम लोगों मतलब, एक बात, मेरी बात समझना भैया, मेरी बात ध्यान से समझना। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमारे हर एक सेल को जिंदा रहना पड़ेगा। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमारे हर एक सेल को जिंदा रहना पड़ेगा। और अगर हमारे हर एक सेल को जिंदा रहना है तो उसको क्या करनी पड़ेगी बेटा? मेटाबॉलिक रिएक्शंस करनी पड़ेंगी। और उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। अरे मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे? उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। मेरी बात समझना बेटा, वो जो ऑक्सीजन है वो सेल डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली यूज करेगा मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए। मेरी बात समझ ले लाले, इनडायरेक्टली यूज करेगा अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस करने के लिए। और उससे क्या निकलेगी बेटा? उससे निकलेगी एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो वो जो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी निकलती है वही आपको जिंदा रखती है। क्या मेरी बात समझ में है कि नहीं? सर यहां पे मेरे को 2 बात समझ नहीं आई। सर यहां पे मेरे को 2 बात समझ नहीं आई। पहली बात, सर आपने जो वर्ड बोला मेटाबॉलिक रिएक्शन, पहली बात जो आपने शब्द बोला मेटाबॉलिक रिएक्शन, सर ये मुझे बात समझ नहीं आई। और दूसरी बात बोला आपने कि सेल जो होते हैं वो इनडायरेक्टली यूज करेंगे किसको? ऑक्सीजन को। सर डायरेक्टली क्यों नहीं? सर इसका मतलब समझा दो। एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, मेरी लाइन नहीं है। तो ये 2 वर्ड के मतलब समझा दो। इस 2 वर्ड के मतलब समझाने के लिए चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। जय जय शिव शंकर। चलो भैया, लेट्स स्टार्ट दिस कहानी। अब मेरी बात समझना, व्हाट इज ब्रीदिंग? व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। अरे इसी का मतलब है बेटा, इसी का मतलब है ब्रीदिंग। अरे मेरी बात समझो, ये एक इंसान है, यहां से, ये अपने नाक से, यहां से ऑक्सीजन जाएगी। ऑक्सीजन कहां तक जाएगी? लंग्स तक जाएगी। लंग्स के अंदर कुछ बैग्स होते हैं जिसे बोलते हैं एल्विलाई। क्या बोलते हैं? एल्विलाई बोलते हैं, है ना। और वहां पे एक्सचेंज करके क्या होगा? यहां से बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। सर इसे बोलते हैं ब्रीदिंग। इसे बोलते हैं क्या? ब्रीदिंग। अरे सांस लेना, इसी को बोलते हैं बेटा बस ब्रीदिंग। ब्रीदिंग बोलूं या मैं बोलूं, इसी को बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन भी इसी को कहा जाता है। या एक और शब्द बोलते हैं इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहर बाहर से। अरे ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, यही मतलब है ब्रीदिंग का। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अब मेरी बात समझना, ये जो हवा हमने, सांस जो हमने खींची, ये हमारे लंग्स तक पहुंची। लंग्स के अंदर ये एल्विलाई में पहुंचती है। कहां पहुंचती है? एल्विलाई। क्या होता है एल्विलाई? बाद में बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन ना को लेना। अब देखो, हमने हवा खींची, लंग्स में गई, लंग्स के अंदर बहुत सारे एल्विलाई प्रेजेंट है। उन एल्विलाई से ये जो ऑक्सीजन होती है, ये जाती है हमारी ब्लड के अंदर। ऑक्सीजन पहुंचती है कहां पे? ब्लड के अंदर ऑक्सीजन पहुंचती है। अब ये ऑक्सीजन बेटा देखो यहां पर ट्रेवल करती है। क्या करती है? देखो ब्लड के अंदर ट्रेवल कर रही, और ये बेटा
देखो हमारा क्या है, ये है एक सेल, और ये ऑक्सीजन जो होती है, ये ऑक्सीजन जो होती है बेटा वो जाती है सेल्स के पास, ये ऑक्सीजन सेल्स के पास चलेगी। इस सेल ने इस ऑक्सीजन को इनडायरेक्टली यूज किया, क्या किया, इनडायरेक्टली यूज किया और बना दिया बेटा एनर्जी। क्या बना दिया, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सर इनडायरेक्टली का मतलब बता दो मुझे, क्या मतलब है इनडायरेक्टली का मतलब बता दो, क्या मतलब है। देखो ये सेल के पास आई, सेल के पास आई, अब देखो क्या हुआ यहां पे, अब देखो क्या हुआ, सेल मेटाबॉलिक रिएक्शन करता है। मेटाबॉलिक में क्या हो सकता है, किसी चीज को तोड़ना या किसी चीज को जोड़ना, किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ के एनर्जी बनाएगा, या एनाबॉलिक रिएक्शन करेगा। एनाबॉलिक मतलब वो कुछ चीज बनाएगा जो आपके लिए जरूरी होगी। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब मान लो हमारे सेल्स जो होते हैं, हमारे सेल्स जो होते हैं वो एनर्जी बनाने के लिए तीन चीजें यूज करते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। हमारे सेल तीन चीजें यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन। ये तीनों के तीनों जाते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में और ये टूटते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन मेन सोर्स क्या होगा, मेन सोर्स होता है बॉडी का कार्बोहाइड्रेट। मेन सोर्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। अब मेरी बात समझना बालको, अब मेरी बात समझना, ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है। अरे ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो C6H12O6, मेरी बात समझना, इस ग्लूकोज ने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इस ग्लूकोज ने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये टूटा, अरे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये टूटा और बनाया इसने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस जाके बेटा एटीपी यानी एनर्जी। अब मेरी बात समझना, इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ने इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं किया, इसके प्रेजेंस में इसने अपनी प्रोसेस पूरी करी। इसे बोलते हैं बेटा रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। अरे बोलो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का टूटना, ना कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज टूटता है। अब मेरी बात समझना, अगर ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करता तो ये डायरेक्टली होता, डायरेक्टली काम किया ऑक्सीजन ने। लेकिन इनडायरेक्टली मैं क्या बोल रहा हूं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का टूटना और एनर्जी बनना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनना। तो अब मेरी बात समझा दो, मेरी बात समझ लो कि ये डायरेक्टली हुआ कि इनडायरेक्टली हुआ। बेटा इनडायरेक्टली हो गया। क्या मेरी बात क्लियर है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वापसी डाल देता है बेटा ब्लड के अंदर। ये कार्बन डाइऑक्साइड वापसी कहां डाल दिया जाता है, ब्लड के अंदर। अब ये ब्लड के अंदर जाता है, जाता है, जाता है, जाता है, ये जाता है, जाता है और वापसी पहुंचता है बेटा हमारे लंग्स के पास। कहां पहुंचता है, लंग्स के पास पहुंचता है। और ये लंग्स, यहां पे क्या होता है बेटा, एक्सचेंज होता है। फिर से क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड वापसी पहुंच जाता है किसके पास, लंग्स के पास पहुंच जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, ये लंग्स के पास पहुंच गया और फिर ये लंग्स इसको क्या करती है बेटा, बाहर निकाल फेंकती है, बाहर निकाल फेंकती है। अरे क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे, अरे बोलो। ठीक है, अब मेरी बात समझना भाई, एक बार एक्सचेंज आपको दिख रहा होगा यहां पे हुआ है, एक बार एक्सचेंज होता है बेटा, एक बार एक्सचेंज होता है कहां पे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। पहली बार जो एक्सचेंज होता है वो होता है लंग्स और ब्लड वेसल के बीच में, और दूसरी बार जो एक्सचेंज होता है वो होता है ब्लड वेसल और सेल या टिश्यू के बीच में। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। अरे बहुत सारे सेल्स होंगे यहाँ पे, मैं तो एक ही बनाया ना बेटा, बहुत सारे सेल्स होंगे। ये ले, बहुत सारे सेल्स, एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। सेल्स के बीच में बहुत सारा क्या होगा बेटा, टिश्यू फ्लूइड होगा। सेल्स के बीच में क्या होगा, टिश्यू फ्लूइड होगा। ये सब आपको मालूम होनी चाहिए चीजें। अरे बोलो, मैं लिम्फ पढ़ा चुका हूं अच्छे से। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे मैंने टिश्यू फ्लूइड बना दिया। ठीक है ना, ये एक मिला के टिश्यू है, बहुत सारे सेल है, मैंने एक सेल जूम करके आपको समझाया है ना। तो ये क्या होता है, पहले ऑक्सीजन टिश्यू फ्लूइड में आया होगा, टिश्यू फ्लूइड के बाद ये सेल के अंदर गया होगा। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है। तो एक्सचेंज एक बार होता है बेटा लंग्स की तरफ और दूसरी बार होता है, एक बार होता है बेटा लंग्स की तरफ एक्सचेंज और दूसरी बार होता है बेटा टिश्यू लेवल पे एक्सचेंज, टिश्यू लेवल पे एक्सचेंज होता है। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया यार। तो ये जो ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, इसे बोलते हैं बेटा ब्रीदिंग, या मैं बोलूं पल्मोनरी वेंटिलेशन, या मैं बोलूं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और ये जो ब्लड वेसल में हो रहा है, ये जो एक्सचेंज हो रहा है बेटा, इसे बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। और तीसरा जो बोला मैंने, तीसरा जो हो रहा है वो यहां पे सेल जो है इस ऑक्सीजन को इनडायरेक्टली यूज कर रहा है एनर्जी फॉर्म करने के लिए। इसे बाल को कहते हैं, ये हर एक सेल के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। अरे क्या मेरी बात समझ में कि नहीं। इन तीनों को मिला के मैं बोलूंगा, इन तीनों को मिला के मैं बोलूंगा कि भैया ये हो रहा
ये हो रहा रेस्पायरेशन, ये हो रहा क्या, रेस्पायरेशन। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे इन तीनों को मिला के रेस्पायरेशन बोलता हूं, जबकि ब्रीदिंग सिर्फ एटमॉस्फेरिक एयर में से ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना ही ब्रीदिंग कहलाता है। बाकी ये सारा का सारा प्रोसेस मिला के रेस्पायरेशन कहलाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? आई थिंक बहुत अच्छे से आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। क्या बोलो, बात बोलो, अरे बोलो, क्या ये बातें क्लियर है? एनसीईआरटी इन्हीं चीजों को 5 स्टेप में समझाती है कि हम लोग जो ब्रीथ करते हैं, है ना, वो 5 स्टेप में होता है। क्या स्टेप होते हैं मेरी बात समझना। एनसीईआरटी जो बताती है, एनसीईआरटी बहुत नॉर्मल सी बात बताती है। देखो, एनसीईआरटी 5 स्टेप में इन चीजों को क्लियर करती है। 5 स्टेप में आपके पेपर में अगर आएंगे एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपको 5 स्टेप लिखने पड़ेंगे बेटा, 5 स्टेप लिखने पड़ेंगे। देख लो, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। 5 स्टेप लिखे हुए कि भैया 5 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप देख लो, ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन, है ना, ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसमें क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर को हम लोग अंदर खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियुलर एयर को हम लोग बाहर फेंकते हैं। तो मैंने आपको पहला पॉइंट ये बताया था, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? जिसमें क्या होगा, जो हम एटमॉस्फेरिक एयर होंगी उसको अंदर खींचेंगे और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियुलर लेयर होगी, लेयर नहीं एयर होगी, उसको हम लोग बाहर फेंकेंगे। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? उसके बाद क्या होगा, एल्वियोलर मेम्ब्रेन से ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसका क्या होगा, डिफ्यूजन यानी एक्सचेंज होगा। क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो दूसरा प्रोसेस क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अरे क्या हो रहा है ये, ऑक्सीजन, अच्छा वही सोचू मैं, अरे एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, इधर देखो, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, है ना, मैंने यही बताया आपको। यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है एल्वियोलाई से कहां, ब्लड की तरफ, थ्रू डिफ्यूजन। याद रखना बेटा, थ्रू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू होता है ये। अरे मेरी बात समझ रही है कि नहीं समझ रहे? अरे मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ठीक है ना। तो सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप में होता है कि डिफ्यूजन होना है गैसेस का अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, है ना। फिर क्या होगा, इन गैसेस का ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड के थ्रू। अरे पहला एक्सचेंज तो हो गया एल्वियोलाई पे, दूसरा एक्सचेंज कहां होगा, ब्लड और टिश्यू के बीच में, है ना। फिर क्या होगा, अगेन वहां पे भी डिफ्यूजन होगा। तो डिफ्यूजन होगा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, देखो यहां पे ब्लड एंड टिश्यूज, यहां पे दूसरा एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज नंबर 2। अरे मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? सारी बातें बेटा मैं आपको समझा चुका हूं, बस अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन डिफ्यूज हुआ टिश्यूज के बीच में, है ना, तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन यूज होगा बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अब क्या होगा, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन चलेंगी और क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, है ना। इसे बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि आपको मैं 12वें चैप्टर में बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाऊंगा। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बेटा ये 5 स्टेप हूबहू आप लोगों को याद होने चाहिए और आई थिंक आपको याद भी हो गए होंगे। पहला स्टेप क्या है भैया, पहला स्टेप ये है कि एटमॉस्फेरिक अंदर एयर को हमने अंदर खींचना है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच वाले को हमें बाहर निकालना है। इसी को बोलते हैं ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन। दूसरा क्या होगा बेटा, दूसरा होगा गैसेस का डिफ्यूजन होगा हमारी एल्वियोलाई से, हमारे जो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई है वहां से गैसेस का डिफ्यूजन होगा। कहां डिफ्यूजन होगा भैया, ब्लड वेसल में। अरे मेरी बात समझ में कि नहीं? अब ब्लड वेसल में ऑक्सीजन आ चुका है ना। अब वो जो ऑक्सीजन आ चुका है वो ट्रांसपोर्ट होगा कैसे, बाय द ब्लड। अरे बात समझ में कि नहीं? अब ये ऑक्सीजन कहां जाएगा, टिश्यूज के अंदर जाएगा। ठीक है, ये टिश्यूज इसको इनडायरेक्टली यूज करेंगी, कैटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे, एटीपी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड वापसी कहां आएगा बेटा, ब्लड में। ब्लड से फिर ट्रांसपोर्ट होगा, कहां जाएगा, एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई से फिर कहां जाएगा, बाहर जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है बालको? आई थिंक आपको यहां तक सारी बातें मेरी क्लियर हुई होंगी। ठीक है, इस चैप्टर की बेटा अभी तो स्टार्टिंग चल रही है, इस चैप्टर की अभी स्टार्टिंग चल रही है और आप लोगों को मजा आने वाला है इस चैप्टर में, बहुत मजा आने वाला है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ आज का जो ये लेक्चर है, आज के जो लेक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ आपका इंट्रो लेक्चर होगा। क्या होगा, इंट्रो लेक्चर होगा। आपको बहुत मजा आएगा, सुनना बस। अब देखो, इधर देखो भैया, एज you have read earlier, oxygen is utilized by the organism to indirectly, देखो वर्ड आ गया, indirectly break down simple molecules, है ना, simple molecules लाइक ग्लूकोज,
अमीनो एसिड, फैटी एसिड, है ना, एक्सेट्रा, टू डिराइव एनर्जी, क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके, ताकि हम बहुत सारी वेरियस एक्टिविटीज कर सके। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हार्मफुल है, जो रिलीज होंगी इस अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन से, जो भी रिएक्शन हो रही होंगी कैटाबॉलिक रिएक्शन, जैसे रेस्पिरेशन मैंने आपको बताया, सेलुलर रेस्पिरेशन मैंने आपको बताया, उससे क्या रिलीज हो रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, है ना। तो हमें क्या करना है, इसको वापसी बेटा बाहर निकालना है ना। इट इज देयरफॉर एविडेंट दैट ऑक्सीजन हैज टू बी continuously provided to the cells and carbon dioxide produced by the cells have to be released out, है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या कह रहा है, ये दिखाता है कि हमें लगातार ऑक्सीजन चाहिए 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 चाहिए, और लगातार जो हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालना ही निकालना है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये जो प्रोसेस है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग। अरे इसी को ही ब्रीदिंग कहते हैं, ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, इसी को ही ब्रीदिंग कहते हैं। देख लो, कॉमनली नॉन एज रेस्पिरेशन, कॉमनली इसको रेस्पिरेशन भी कहते हैं। सर ये अंदर आ रही है जा रही है कैसे पता लग रहा है? आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। अपने छाती में हाथ रखिए, अपने छाती में नहीं, अपने छाती पे हाथ रखिए और सांस लीजिए, आपको पता लगेगा आपकी चेस्ट में मूवमेंट हो रही, मुंह आपकी चेस्ट ऊपर नीचे हो रही। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोग बेटा ब्रीथ कर रहे हैं। करके देखो, अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपकी छाती अप डाउन हो रही है। ये क्यों कर रहे हैं? ये बहुत जरूरी है बेटा, ये इतना जरूरी है। अगर ये छाती हमारी फूलेगी नहीं और ऐसे कॉन्टैक्ट नहीं होगी, अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं है, तो आप लोग ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। इसका मैकेनिज्म भी मैं आपको समझाऊंगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं। क्या आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है अब तक? अरे बोलो, क्या आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया यार। अब देखो, अब आ जाओ, अगला टॉपिक आ जाओ बेटा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। क्या बोला मैंने? अगला टॉपिक है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब मेरी बात समझ लो, हर किसी के पास सेम रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, डिपेंडिंग कि वो कहां रहते हैं और उनका किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। क्या वो सिर्फ सेल के बने हुए हैं? क्या उनके अंदर टिश्यूज भी हैं? क्या उनके अंदर ऑर्गन है? क्या उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम है? अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैकेनिज्म ऑफ जो ब्रीदिंग है वो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरीके से होता है। इवन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कहां रहते हैं, कि भैया वो जमीन पे रहते हैं, कि वो पानी में रहते हैं, कि वो दलदल एरिया में रहते हैं, कि वो हवा में घूम रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन दी हैबिटेट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोग जानते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। ये कहां पर? बहुत बढ़िया, मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं ये एनिमल किंगडम के अंदर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो ऑर्गेनिज्म किस लेवल पे ऑर्गेनाइज है। क्या सिर्फ सेल का बना हुआ है? क्या उसके अंदर टिश्यूज भी है, या उसके अंदर ऑर्गन भी है, या उसके अंदर पूरा ऑर्गन सिस्टम भी है? अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया। अब देखो, जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि स्पॉन्जिस, सिलेंट्रेटा, फ्लैट वॉर्म एक्सेट्रा, ये बहुत इजीली रेस्पायर करते हैं। कैसे रेस्पायर करते हैं? ये अपनी बॉडी के थ्रू ही, अपने बॉडी सरफेस से क्या करते हैं? ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन को ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। देखो, तो जैसे कि स्पॉन्जिस है, सिलेंट्रेटा है, फ्लैट वॉर्म है ना, ये एक्सचेंज करते हैं बेटा ऑक्सीजन विद कार्बन डाइऑक्साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। अपनी पूरी बॉडी सरफेस से काम करते हैं। अब अर्थवॉर्म की बात बताऊं, देखो अर्थवॉर्म के अंदर बेटा मार्क कर लेना, मार्क इसको। अर्थवॉर्म अपनी मॉइस्ट क्यूटिकल यूज करता है, वो भी स्किन के ऊपर, इनके ऊपर एक लेयर होती है मॉइस्ट क्यूटिकल की। अरे बात समझ में है कि नहीं है? यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल, ठीक है ना। और इंसेक्ट जो होते हैं हमारे, इंसेक्ट जो आर्थ्रोपोडा में आते हैं, है ना, उनके पास नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है ना। कॉकरोच पढ़ा चुका हूं पूरा का पूरा, है ना। स्पाइरेकल्स अच्छे से समझा चुका हूं वहां पे, ठीक है ना। तो कॉकरोचेस के पास या इंसेक्ट्स के पास नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है ना, उसे बोलते हैं बेटा ट्रैकियल ट्यूब्स। क्या बोलते हैं? ट्रैकियल ट्यूब्स बोलते हैं। इससे ये लोग क्या करते हैं बेटा? ये ट्रांसपोर्ट करते हैं अपनी एटमॉस्फेरिक एयर को पूरी बॉडी के अंदर। अरे क्या मेरी बात समझ में है कि नहीं है? कुछ के अंदर, अब मेरी बात समझना बेटा, जो पानी में रहते हैं, क्या रहते हैं? कुछ इंसेक्ट्स पानी में भी रहते हैं। अरे बात समझ में है कि नहीं है? देखो उनके पास क्या है? स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर्स है। स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर्स है, जिसे बोलते हैं बेटा गिल्स। क्या बोलते हैं? गिल्स बोलते हैं, है ना। वो यूज करते हैं कौन कौन? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का,
है ना। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और मोलस्का क्या यूज करते हैं, गिल्स। और जो लोग गिल्स यूज करते हैं बेटा, उन्हें उसको बोलते हैं, उस टाइप की रेस्पिरेशन को बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं बेटा, रट लो, ब्रैंकियल, BRANCHIAL, ब्रोंकियल नहीं है, ब्रैंकियल। वर्ड समझा, वर्ड समझना, है ना। इसके अलावा वेस्कुलराइज बैग्स जिसे बोलते हैं लंग्स, है ना, है ना, जो लोग लंग्स यूज करते हैं ऐसी रेस्पिरेशन को बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और लंग्स कौन यूज करते हैं बेटा, जो जमीन पे रहने वाले, है ना, जैसे कि टेरेस्ट्रियल फॉर्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। ये तो हो गई इनवर्टिब्रेट्स की बात, ये तो हो गई इनवर्टिब्रेट्स की बात। अब मेरी बात समझना, वर्टिब्रेट्स के बारे में बताऊं, वर्टिब्रेट्स के बाद बताऊं, जैसे फिशेस, जो मछलियां हैं, मछलियां क्या यूज करेंगी बेटा, मछलियां गिल्स यूज करती हैं, है ना। इसके अलावा जैसे एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, मैमल्स में हम लोग आते हैं, ये कैसे रेस्पायर करते हैं बेटा, लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। अभी मैंने आपको बताया एम्फीबियंस भी लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, लेकिन एक फ्रॉग होता है, फ्रॉग, वो बेटा 3 तरीके का रेस्पायर करता है, 3 तरीके से रेस्पायर करता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कैसे कैसे रेस्पायर करता है। एक तो मैंने आपको बताया कि वो पल्मोनरी करता है, लंग्स के थ्रू करता है। दूसरा एनसीईआरटी बता रही है कि एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग, वो अपनी स्किन के थ्रू भी, अपनी मॉइस्ट, अपनी स्लाइमी, है ना, मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी रेस्पायर करता है। इसे बोलते हैं बेटा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो हमारे जो फ्रॉग है वो एक तो लंग्स के थ्रू कर रहा है, मैं लिख देता हूं, चलो यहां पे ये देख लो, यहां लिख देता हूं, कल को आप लोग बोलो पढ़ाया नहीं था। तुम लोग बहुत खतरनाक बच्चे हो भाई। तो फ्रॉग्स जो होते हैं बेटा, वो रेस्पायर करते हैं, पहला उनका तरीका है लंग्स के थ्रू। किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू, है ना। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं बेटा, फ्रॉग के अंदर सारा पढ़ा चुका हूं, फ्रॉग के अंदर। इसे बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो लंग्स के थ्रू कर सकता है। दूसरी बात बेटा, दूसरी बात कैसे कर सकता है ये, दूसरे तरीके से कर सकता है ये स्किन के थ्रू। मैक्सिमम टाइम में कैसे करता है, स्किन के थ्रू ही करता है, ठीक है ना। जब ये स्किन के थ्रू करता है इसे बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। भाई साहब एसी बंद हो गया। तो और जो तीसरा तरीका है, तीसरा तरीका है ये अपने बक्कोफेरिंजियल करता है, बक्कल कैविटी से। क्या करता है, आपने देखा हो जो हमारे फ्रॉग होते हैं वो ऐसे ये चीज फुला लेते हैं, ऐसे ये वाला हिस्सा ऐसे करके फुला लेते हैं, ऐसे करके, ठीक है ना। वो अपने यहाँ पे बक्कल कैविटी में ऐसे करके हवा भरते हैं और इसको फुला लेते हैं और यहीं से उनका एक्सचेंज हो जाता है। ऐसी रेस्पिरेशन को बोलते हैं बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन, बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन। तो बेटा 3 तरीके से हमारा फ्रॉग जो है, जो कि एम्फीबियन है, वो इस 3 तरीके से रेस्पायर करता है। बेटा 2 मिनट देना, जरा 2 मिनट देना, 2 मिनट। बड़ा मुश्किल है भैया यहाँ बैठना, बहुत डिफिकल्टीज से मैं यहाँ बैठता हूँ, बहुत डिफिकल्टीज से मैं यहाँ बैठता हूँ, बड़ा ही डिफिकल्ट लगता है मुझे यहाँ बैठना। ठीक है, वो एक्चुअली में एसी ही बंद हो गया, मैंने वो टाइम लगा रखा था। चलो भैया लेट्स स्टार्ट अगेन। तो असुविधा के लिए खेद है, तो हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। हम लोगों ने बेटा यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को कंप्लीट कर दिया है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। लेट्स स्टार्ट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपने को यहां जो पढ़ना है वो टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या पढ़ना है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है। क्या आप लोग रेडी हैं, क्या आप लोग रेडी है? लेट्स स्टार्ट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, बहुत मजा आएगा। लेट्स स्टार्ट इट, लेट्स स्टार्ट इट। चलो बेटा, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एनाटॉमी। कैसे पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, जो ऑक्सीजन लेके आना, ऑक्सीजन लेके जाना, है ना, ये कैसे हमारे अंदर इसको लगाया गया है भगवान ने, बहुत बढ़िया तरीके से लगाया है।
बहुत ही क्या करके लगाया है, बढ़िया तरीके से लगाया है। लेट्स स्टार्ट। धागा खोल दूंगा एक एक चीज का। लेट्स स्टार्ट। देखो भैया, पहले तो मैं यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा। थोड़ा सा स्ट्रक्चर में गड़बड़ हो सकती है मेरे इस डायग्राम के अंदर, लेकिन कंसेप्ट के अंदर गड़बड़ नहीं होगा, ये मेरी बयाल को गारंटी है। अरे बात समझ में आई कि नहीं है? ये मेरी गारंटी है कि तुम लोगों को इतना अच्छे से समझा देंगे कि आप लोग किसी और को भी समझा देंगे, है ना। तो हमारा एक फिजिक्स का पहले कभी टीचर हुआ करता था जब हम पढ़ते थे, तो उन्होंने अपने बोर्ड पे लगा रखा था, तो कॉन्फिडेंस था उनके अंदर, तो उन्होंने अपने बोर्ड के अंदर लगा रखा था कि हम लोग रिक्शा चालक को भी फिजिक्स सिखा सकते हैं। तो रिक्शा चालक को भी फिजिक्स सिखा सकते हैं। तो वो बात पहले मैं देख के हंसा था, मैं कहा यार ये कैसी बातें करते हैं। बट जब उन्होंने मेरे को फिजिक्स पढ़ानी शुरू करी थी ना, मतलब मैं बेटा फिजिक्स में जीरो था, जिसे बोलते हैं ना जीरो होना, ठीक है। तो मैं फिजिक्स में बेटा जीरो हुआ करता था, उन्होंने ही मेरी फिजिक्स को इतना अच्छा किया था कि मैं आपको बता नहीं सकता। चलिए कोई नहीं, वो तो पुरानी बात है। ये चल क्यों नहीं रहा है मुझे भी नहीं पता, मुझे लगता है मुझे पसीने में पढ़ाना पड़ेगा आज पूरा का पूरा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट अपना। आपका हम पढ़ा रहे हैं, अब आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ, यहां लिख देता हूं मैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो भैया, ह्यूमन रेस्पिरेटरी हमारे तो सिस्टम है, वो शुरू होता है हमारा इस नाक के छेद से इस नाक के छेद से। अरे यहीं से तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक एयर को खींचते हो आप लोग, अरे हवा यहीं से अंदर जाती है, तो यहां से शुरू होता है बेटा और जाके लंग्स पे जाके खत्म होता है। तो हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। क्या करेंगे? यहीं से शुरू करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को नाक के यहां दो छेद दिखते हैं, इसे बोलते हैं बेटा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं? सबसे बाहर की तरफ होते हैं बेटा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। क्या बोलते हैं इसको? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल बोलते हैं। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो स्टार्टिंग हो रही है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे रखा गया हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। अब जैसे ही ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के अंदर जाओगे तो ये पूरा का पूरा आपको मिलेगा नेजल चैम्बर। ये अंदर का जो पूरा हिस्सा है बेटा, ये नाक वाला हिस्सा है, इसे बोलते हैं बेटा नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर बोलते हैं या नेजल कैविटी भी बोलते हैं। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? जैसे मुंह के अंदर की ओरल बक्कल कैविटी या ओरल चैम्बर बोलते हैं ना, ऐसी नाक के अंदर को बेटा नेजल चैम्बर बोलते हैं। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी नेजल चैम्बर के अंदर आपको स्टार्टिंग के कुछ छोटे स्टार्टिंग के पार्ट्स में हेयर्स भी देखने को मिलते हैं। ये जो हेयर्स क्या है? ये एक्चुअली में सीलिया है ना। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये जो सीलिया है, इनका काम क्या है कि जैसे आपने एयर हवा को अंदर खींचा, उसके साथ साथ कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई इंफेक्शन भी अगर अंदर जाने वाला हो तो ये हेयर क्या करते हैं? उसको अंदर, आपके बिल्कुल अंदर लंग्स तक जाने के लिए रोकते हैं। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब आगे समझो, अब और आगे समझो, है ना। अब ये डायग्राम मैं आपको बना के दिखा रहा हूं ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके। अब देखो हमारी ये जो अच्छा इधर देखो, ये मेरी नेजल चैम्बर है, ये मेरी नेजल चैम्बर है, ये मेरा क्या है बेटा? ओरल चैम्बर है। अरे नेजल चैम्बर और ओरल चैम्बर। अब ये नेजल चैम्बर और ये ओरल चैम्बर, बक्कल कैविटी जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों को सेपरेट किया गया बाया पैलेट, है ना। अब अगर आप देखो तो स्टार्टिंग में तो यहां पे दो तरीके के पैलेट होते हैं। सबसे बाहर यहां पे की तरफ होता है बेटा थोड़ा हार्ड पैलेट। क्या होता है? हार्ड पैलेट होता है। इधर देख लो बेटा, है ना। तो ये जो आपकी नेजल कैविटी है, अरे ठीक है ना, और ये जो आपकी ओरल कैविटी है, इसको सेपरेट किया गया है बेटा बाया पैलेट, है ना। ऊपर की तरफ, आगे की तरफ थोड़ा होता है बेटा हार्ड पैलेट। ये होता है बेटा देखो हार्ड पैलेट। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हार्ड पैलेट होता है ना। और ये थोड़ा सा पीछे जाएगा। अगर आपको देखना है तो आप जीभ को ऊपर की तरफ टच करो, तो आप देखो बड़ा हार्ड लगेगा, है ना। लेकिन इसी जीभ को फिर पीछे लेके जाओ, देखो सॉफ्ट लगेगा, है ना। तो आगे की तरफ बेटा हार्ड पैलेट होता है और पीछे की तरफ थोड़ा सा सॉफ्ट पैलेट होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे देख बेटा सॉफ्ट पैलेट। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बहुत बढ़िया यार। अब देखो इसी सॉफ्ट पैलेट के एंड पे एक स्ट्रक्चर लटका होता है, इसी सॉफ्ट पैलेट के एंड पे एक स्ट्रक्चर लगा होता है, इसे बोलते हैं बेटा ऊवुला। क्या बोलते हैं? ऊवुला, है ना। अगर आपको विश्वास नहीं है तो अपने मुंह खोल के देखिए, एक घंटा लाइक स्ट्रक्चर लटक रहा है, एक घंटी लाइक स्ट्रक्चर लटक रही है, उसे बोलते हैं बेटा ऊवुला। यही है वो ऊवुला।
अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया। अब मेरी बात समझना बेटा, अब मेरी बात समझना। इस पूरे रीजन को, इस पूरे, कलर चेंज कर लेते थोड़ा सा, इस पूरे रीजन को बेटा, इस पूरे रीजन को बोलते हैं फेरिंग्स। इस पूरे रीजन को बोलते हैं फेरिंग्स। तो फेरिंग्स देखो क्या होता है, फेरिंग्स देखो क्या होता है। अगर ऑक्सीजन कह रहा हूं, अगर एयर आएगी, अगर एयर आएगी बेटा तो भी इसी रास्ते से जाएगी। अगर एयर आएगी, अगर एयर आएगी, यहां से एयर आएगी तो भी इसी रास्ते से जाएगी देखो। और अगर खाना आएगा, मुंह में खाना आएगा बेटा तो भी इसी रास्ते से जाएगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एयर भी इसी रास्ते से जाती है, और एयर भी इसी रास्ते से जाती है, और खाना भी इसी रास्ते से जाता है। किस रास्ते से बेटा? फेरिंग्स के रास्ते से ही जाता है ना। तो फेरिंग्स इज दी कॉमन पैसेज, फेरिंग्स इज दी कॉमन पैसेज फॉर बोथ, कॉमन पैसेज फॉर बोथ, फॉर बोथ फूड एंड एयर। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो फेरिंग्स एक तरीके का बेटा कॉमन पैसेज है फॉर बोथ फूड एंड एयर। अरे हवा जाएगी तो भी यहीं से होके जाएगी, और खाना जाएगा तो भी यहीं से होके जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जब खाना जाता है, जब खाना जाता है, देखो खाना बेटा यहां से जाता है, खाना जब यहां से जाता है, ये खाना गया, देखो ये खाना जा रहा है, खाना जा रहा है। अब ये खाना कहीं घूम के यहां ना आ जाए, है ना, कहीं खाना यहां घूम के यहां ना आ जाए और इस नाक से ना बाहर निकल आए, है ना। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए क्या होता है समझो, इसके लिए क्या होता है कि खाना मुंह से जाके, क्योंकि यहां तो देखो उबला यहां तो चिपका नहीं हुआ, उबला के यहां गैप है, तो खाना अगर यहां से आएगा तो कहीं यहां से वापस बाहर ना आ जाए, ऐसा हो सकता है, चांसेस है। अरे मेरी बात समझ में कि नहीं? और यहां से बाहर आ गया तो उसका पूरा तरीका कि वो कहां से आएगा, नाक के थ्रू बाहर आएगा। तो ये चीज ना हो, ये चीज ना हो, इसलिए जब हम खाना निगलते हैं तो ये उबला जो होता है, ये उबला बेटा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ऐसे ये उबला ऊपर की तरफ ऐसे करके शिफ्ट हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है ताकि खाना घूम के नेजल की तरफ ना आए। क्या मेरी बात क्लियर हुई बेटा? क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? अरे बोलो, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। अब देखो फेरिंग्स का, फेरिंग्स जो है वो कॉमन पैसेज है, वो कॉमन पाथवे है फॉर बोथ फूड एंड एयर। तो फेरिंग्स ये पूरा मिला के, फेरिंग्स का ये वाला हिस्सा जो नाक की तरफ आ रहा है, फेरिंग्स का ये वाला हिस्सा बेटा, ये वाला यहां से लेके यहां तक का हिस्सा है ना, जो नाक वाला हिस्सा है, नेजल वाला, नेजल चैम्बर वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं? नेजोफेरिंग्स। मतलब ये फेरिंग्स का वो हिस्सा है जो नाक वाला है, नेजल वाली तरफ वाला है, इसलिए इसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, है ना। और फेरिंग्स का वो हिस्सा बेटा जो माउथ की तरफ आ रहा है, इसे बोलते हैं बेटा ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? है ना। तो ओरोफेरिंग्स नेजोफेरिंग्स को मिला के फेरिंग्स ही कहते हैं। और फेरिंग्स क्या है बेटा? वो कॉमन पैसेज है जहां से खाना भी जाएगा और हवा भी जाएगी। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत तरीके से समझा रहा हूं बेटा, समझ में आ रही होंगी बातें। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो हवा यहां से यहां आई, यहां आई। अब यहां पे क्या होता है? यहां पे हमारी होती है बेटा विंड पाइप। क्या होती है? विंड पाइप होती है। मेरी बात समझ ले बेटा, मेरी बात समझ ले, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है ना। यहां पे होती है बेटा विंड पाइप, विंड पाइप, विंड पाइप। इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया भी बोलते हैं। अब देखो मेरी बात समझो, यहीं से खाना भी जाना है, यहीं से हवा भी जानी है। अरे यहीं से खाना भी जाना है, यहीं से हवा भी जानी है। मतलब ट्रैकिया हो यानी विंड पाइप हो, या फूड पाइप यानी ईसोफेगस हो, वो दोनों इसी रास्ते में कहीं है, वो दोनों इसी रास्ते में कहीं है। मेरी बात समझना, ट्रैकिया बेटा या विंड पाइप आगे की तरफ होता है और ईसोफेगस इसके पीछे की तरफ होता है। मेरी बात समझ में आई? अरे ट्रैकिया आगे की तरफ है और विंड पाइप पीछे की तरफ है ना। तो इस ट्रैकिया के जस्ट पीछे क्या होगा बेटा? विंड पाइप होता है। इस ट्रैकिया के जस्ट पीछे क्या होता है? विंड पाइप, ओ सॉरी फूड पाइप होता है। अरे ट्रैकिया तो खुद ही विंड पाइप है। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ट्रैकिया जो होता है बेटा, ये ट्रैकिया जो होता है इसे विंड पाइप बोलते हैं, ठीक है ना। अब इस ट्रैकिया के ऊपर एक इमूवेबल फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक इमूवेबल फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इमूवेबल फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब मेरी बात समझना, अब मेरी बात समझना सर, इस ट्रैकिया की ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस। इस ट्रैकिया की ओपनिंग को बोलते हैं, इस ट्रैकिया की ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं? और इस ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मान लो बेटा ये ट्रैकिया है, ये मान लो ट्रैकिया है और इसकी ओपनिंग, ये जो ओपनिंग है इसे बोलते हैं ग्लॉटिस। ये एन लिख दिया मैंने गलती से बेटा, एन नहीं है एस है,
इस ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस, ठीक है ना। इस ग्लॉटिस के ऊपर एक कवरिंग होती है, एक इमूवेबल फ्लैप, कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जो कि इमूवेबल होता है। इसे बोलते हैं बेटा एपिग्लॉटिस। इसे क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। लिख देता हूं मैं यहां पे, इसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस क्या है? एक तरीके का इमूवेबल, बेटा सब बता रहा हूं, बहुत अच्छे से बता रहा हूं, सब तुम्हें समझ में आ रहा होगा। इमूवेबल कार्टिलेजिनस फ्लैप है, ये हिल नहीं सकता, मूव नहीं कर सकता। अब मेरी बात समझना, सर इसका काम क्या है? इसका काम क्या है मुझे बता दो। इधर देखो बेटा, ये फ्लैप ओपन रहेगा तो यहां से एयर का अंदर जाना बाहर आना इजी है, एयर का अंदर जाना बाहर जाना इजी है। लेकिन जब हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं, जब खाना निगलते हैं, स्वेलो करते हैं तो क्या होता है? ये एपिग्लॉटिस जो होता है इस ट्रैकिया की ओपनिंग को ब्लॉक कर देता है, इस ट्रैकिया की ओपनिंग को ब्लॉक कर देता है ताकि खाना गलती से भी ट्रैकिया में ना जाए। अरे मेरी बात में एक नहीं, ताकि खाना गलती से भी ट्रैकिया में ना जाए, वो पीछे वाले फूड पाइप में जाए। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मेरी बात समझना, सर ये एपिग्लॉटिस तो इमूवेबल है, तो ये ट्रैकिया को के ओपनिंग ग्लॉटिस को बंद कैसे करेगा? अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तो इमूवेबल है, अरे एपिग्लॉटिस तो इमूवेबल है, ये तो ब्लॉक कर नहीं सकता, इसको ये मूव कर नहीं सकता। तो होता क्या, देखो ये रहा बेटा फ्लैप, ये ट्रैकिया ऊपर आता है, ये क्या करता है? ट्रैकिया ऊपर आता है और बंद होता है। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? जब भी आप स्वेलो करते हैं एपिग्लॉटिस मूव नहीं करता है, क्योंकि एपिग्लॉटिस तो इमूवेबल है। मूव कौन करती है? मूव करती है बेटा ट्रैकिया। अगर आपको फील करना है तो आप अपने यहां पे हाथ लगाइए और निगलिए सामान को, अपनी सलाइवा को निकल के देखो, थूक को निकल के देखो, ये देखो, आपको फील होगा कि यहां से ट्रैकिया आपकी उठ के ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है। फील करो। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जैसे ही ट्रैकिया ऊपर की तरफ मूव करती है, ये एपिग्लॉटिस क्या करता है? इसके ग्लॉटिस, इसकी ओपनिंग को ढक लेता है। इसलिए बेटा खाना खाते वक्त या पानी पीते वक्त ये ट्रैकिया जो होता है हमारा, ये अपवर्ड मूवमेंट शो करता है और इसकी ओपनिंग को बंद कर देते हैं। इसलिए खाना खाते वक्त या खाना निगलते वक्त या पानी पीते वक्त हमें सांस नहीं आती, हम सांस या एयर को ना छोड़ सकते ना ले सकते। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है बालको? बोलो। अरे नहीं है तो बताओ। आई थिंक सारी बातें आपको यहां पे क्लियर होती जा रही होंगी। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अब आगे समझो, ट्रैकिया, ये जो ट्रैकिया होती है ना, इस ट्रैकिया के ऊपर इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं। बहुत सारे इसके ऊपर ऐसे करके बेटा रिंग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रिंग पाए जाते हैं, जो कि इनकम्प्लीट होते हैं, जो कि क्या होते हैं? इनकम्प्लीट होते हैं। इनकम्प्लीट मतलब आगे की तरफ से तो पूरे रिंग है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन पीछे की तरफ नहीं है। मतलब देखो ऐसे, अगर ये बेटा, ये देखो, ये अगर रिमोट मिल गया मेरे को, अगर ये एक ट्रैकिया है, तो रिंग देखो बेटा ऐसे प्रेजेंट होगी, ऐसे। आगे की तरफ तो आपको रिंग दिखेगी, और पीछे की तरफ नहीं दिखेगी। पीछे की तरफ डोर्सल साइड पे इनकम्प्लीट होता है, वेंट्रल साइड पे ये रिंग प्रेजेंट होता है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इनकम्प्लीट है ना। और अगर मैं इसको ऐसे निकालूं तो देखो, अगर आपको दिख रहा हो तो ये सी शेप्ड है, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है। अरे ट्रैकिया के ऊपर बेटा ये जो रिंग बनाई है मैंने, इसे बोलते हैं सी शेप्ड, है ना। इनकम्प्लीट भी लिखना जरूरी है, इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? सर इनका काम क्या है? इनका काम यह है कि ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं, है ना। ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं, कोलैप्स नहीं होने देते। कल को ट्रैकिया पाइप ही तो है, एक मस्कुलर पाइप है, कल को यूं ना हो जाए, बिल्कुल कोलैप्स ना कर जाए, इसलिए यहां पे सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग लगाई गई है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया। अब मेरी बात समझो, जो ट्रैकिया का अपर वाला पार्ट है, ट्रैकिया का जो अपर वाला पोर्शन है, यहां पे मैं कलर चेंज करता हूं थोड़ा सा। ये ट्रैकिया का जो ये वाला जो अपर वाला पोर्शन है, ये अपर वाला पोर्शन बेटा थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, और इसी मॉडिफाई वाले पार्ट को बेटा, ट्रैकिया के अपर पोर्शन को हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं? लैरिंग्स बोलते हैं, या इसी को बेटा हम लोग साउंड बॉक्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। ये लैरिंग्स जो होता है या साउंड बॉक्स होता है ना, ये कुछ नहीं है, ये ट्रैकिया के अपर पोर्शन को मॉडिफाई कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? मॉडिफाई कर दिया गया है। और ये भी बेटा कार्टिलेज के ही बने होता है,
कार्टिलेज का ही बना होता है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? और इनके अंदर होते हैं बेटा वोकल कॉर्ड्स। क्या होते हैं? वोकल कॉर्ड्स। तो जैसे मैं बोल रहा हूं ना अभी, तो ये वोकल कॉर्ड्स क्या कर रहे हैं? ऐसे आपस में बज रहे हैं, ऐसे आपस में क्या कर रहे हैं? बज रहे हैं। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? और ये ऐसे करके बज रहे हैं और आपको मेरी आवाज बाहर सुनाई दे रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे बोलो, क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो लैरिंग्स या साउंड बॉक्स कुछ भी नहीं है। कहां प्रेजेंट होता है बेटा? कहां प्रेजेंट होता है? ये आपके ट्रैकिया के अपर वाले पोर्शन को ही बोलते हैं। ट्रैकिया का अपर पोर्शन थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया। ट्रैकिया का अपर पोर्शन थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया। इसी के अंदर आपके वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट है ना। अब अगर ज्यादा बोलते हैं ना, ज्यादा बोलने वाले के अंदर क्या होता है? ये वोकल कॉर्ड्स के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। इसके अंदर क्या आती है? स्वेलिंग्स आती है। तो वो स्वेलिंग्स आने की वजह से ढंग से ये लोग मूव करते नहीं है, ढंग से ये लोग मूव करते नहीं है, इसलिए आपकी आवाज बैठी बैठी सुनाई देती है। इसलिए आपकी आवाज क्या करती है बेटा? खराब सुनाई देती है, खड़खड़ाहट सुनाई देती है आपकी आवाज के अंदर। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? तो कुछ लोग क्या करते हैं, जब उनकी आवाज खराब हो जाती है तो गरारा करने लग जाते हैं। तो गरारे नहीं करने होते हैं। जब आवाज खराब हो जाए तो गरारे नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप गरारे करेंगे तो आप लोग अपने वोकल कोड को और जैसे तो वोकल कोड को और बजा रहे हो ऐसे करके, तो और स्वेल करेंगे और दिक्कतें बढ़ेंगी। तो जब आवाज खराब हो जाए तो इसका एक ही करने का तरीका है, शांत रहिए, अपने गले को आराम दीजिए। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया, सारी बातें आपको समझ में यहां पर आ रही होंगी। अरे बात क्लियर है? अब देखो, अब ये ट्रैकिया यहां तक जाता है, हमारे थोरैक्स तक जाता है। कहां तक जाता है? थोरैक्स तक। अब मेरी बात समझना, अब ये ट्रैकिया डिवाइड करता है। ये ट्रैकिया क्या करता है? डिवाइड करता है। अब ये ट्रैकिया डिवाइड करता है दो हिस्से में। इधर देखो बेटा, ये ट्रैकिया डिवाइड करता है दो हिस्सों में, है ना। ट्रैकिया डिवाइड को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैकिया यहाँ पे डिवाइड कर गया ना दो पार्ट में, है ना, दो जगह चला गया ऐसे करके, इसी को बोलते हैं बेटा बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया। यहां पे क्या हो रही है? बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया। इसी को बोलते हैं बाइफर्केशन, मतलब ट्रैकिया दो पार्ट में बन गया। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बाइफर्केशन बोलते हैं। अब मेरी बात समझना, सर कहां पे ट्रैकिया दो हिस्सों में बन गया, दो हिस्सों में टूट गया? अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? कहां पे ट्रैकिया दो छोटे छोटे ट्यूब्स में टूट गया? मुझे उसकी पोजीशन बताओ, मुझे उसकी क्या बताओ? पोजीशन बताओ। तो उसकी पोजीशन क्या होती है? देखो बेटा, हम लोग इसकी पोजीशन बताएंगे वर्टिब्रा के थ्रू। हमारी क्या होंगी? वर्टिब्रा के थ्रू। देखो हमारी गर्दन में, पीछे गर्दन में 7 वर्टिब्रा है, 7 सर्वाइकल, है ना। उसके बाद थोरैक्स में 12, रीढ़ की हड्डियों की बात कर रहा हूं, 12 थोरेसिक है, ऐसे करके 1 2 3 4, तो फिफ्थ थोरेसिक का 5th लेवल। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमारा ट्रैकिया जो डिवाइड करता है, ट्रैकिया जो डिवाइड करता है वो कौन से लेवल पे करता है बेटा? T5, यानी थोरेसिक वर्टिब्रा के 5th लेवल पे। थोरेसिक वर्टिब्रा के 5th लेवल पे जाके हमारा ट्रैकिया डिवाइड करता है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां पे हमारा ट्रैकिया अब डिवाइड कर गया, दो हिस्सों में बट गया, बाइफर्केट कर गया, है ना। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अब ये डिवाइड करके बेटा कन्वर्ट, इसके बोलते हैं बेटा प्राइमरी ब्रोंकियोल, प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये प्राइमरी ब्रोंकाई बेटा, ये प्राइमरी ब्रोंकाई हमारे लंग्स के अंदर आते हैं। ये प्राइमरी ब्रोंकाई हमारे लंग्स के अंदर आते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना। ये प्राइमरी ब्रोंकाई अब हमारे लंग्स के अंदर आ चुके हैं। तो इन ब्रोंकाई से पहले मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा लंग्स के बारे में, कि लंग्स हमारे कहां सिचुएटेड हैं। क्या आप लोग रेडी हैं? क्या आप लोग रेडी है जानने के लिए? बेटा पूरी एनाटॉमी खत्म कराऊंगा आज के लेक्चर में, पूरी एनाटॉमी खत्म कराऊंगा आज के लेक्चर में। मजा आ रहा है आप लोगों को? रटना तो नहीं पड़ रहा कुछ? ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो अब तक आपने देखा, ठीक है, फेरिंग्स के बारे में जाना, नॉस्ट्रिल्स के बारे में जाना, पैलेट के बारे में जाना, ट्रैकिया के बारे में जाना, ट्रैकिया की ओपनिंग को ग्लॉटिस कहते हैं ये भी आपने जाना, इसके ऊपर एक कवर होता है, इमूवेबल फ्लैप होता है एपिग्लोटिस, ये भी आपने जाना, ट्रैकिया के बारे में जाना, ट्रैकिया कहां पे बाइफर्केट करता है? थोरेसिक वर्टिब्रा के 5th लेवल पे ये डिवाइड करता है, और डिवीजन के बाद इसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। और ये प्राइमरी ब्रोंकाई अब लंग्स के अंदर एंट्री मार रहा। तो अब हम जानेंगे लंग्स के बारे में। क्या जानेंगे? लंग्स के बारे में जानेंगे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट दी लंग्स। क्या आप लोग रेडी हैं? क्या आप लोग रेडी हैं? बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं, एनसीईआरटी में इतना तरीके से ना दे रखा हो, बट मेरा काम है आपको समझाना, वो मैं आपको समझाऊंगा। अरे बात क्लियर है? चलो बेटा, अब लंग्स के बारे में बताऊं, तो लंग्स के बारे में मेरी बात समझना। लंग्स हमारे
इस इधर छाती में, इधर चेस्ट रीजन में प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं बेटा थोरेसिक कैविटी। क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। मेरी बात समझना, मेरी बात समझना। यहां पे डायफ्राजम है, यहां पे क्या है? डायफ्राजम है। डायफ्राजम के ऊपर वाले पार्ट, ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं बेटा थोरेसिक कैविटी। क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी। और नीचे वाले को बोलते हैं एब्डोमेन, यानी एब्डोमिनल कैविटी। अरे मेरी बात समझ में कि नहीं? थोरेसिक कैविटी में भगवान ने दो चीजें रखी है, लंग्स और हार्ट, लंग्स और हार्ट। और एब्डोमिनल कैविटी में बाकी सारे जो भी ऑर्गन्स हैं, लीवर, पैंक्रियास, स्प्लीन, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब कहां डाल दिया? इन एब्डोमेन रीजन में डाल दिया। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो, क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना? तो चलो, तो हमारी जो लंग्स रखे हुए हैं वो इस थोरेसिक कैविटी में रखे हुए हैं, ये छाती में, चेस्ट रीजन में रखे हुए हैं। और ऐसे नहीं रखा हुआ, उनको जो यहां पे अंदर इस चैम्बर में रखा हुआ है वो बिल्कुल एयर टाइट चैम्बर है। कैसा चैम्बर है बालको? बिल्कुल थोरेसिक जो चैम्बर है हमारा, जो थोरेसिक चैम्बर है, थोरेसिक चैम्बर है, वो कैसा चैम्बर है? एक तरीके से पूरा का पूरा बेटा एयर टाइट चैम्बर है। एयर टाइट चैम्बर। एयर टाइट चैम्बर का मतलब क्या है? सर यहां तो एयर आएगी नहीं, तो सांस कैसे लेंगे? एयर यहां से, उसके एयर टाइट चैम्बर का मतलब ये है बेटा कि यहां से जो रीजन में, इस रीजन में जो क्या रखा गया हुआ है, जो हमारे लंग्स रखे गए हुए हैं, कोई जगह नहीं है कि यहां से कहीं से भी एयर कहीं से भी अंदर चली जाए, कोई जगह नहीं है, पूरा एयर टाइट चैम्बर है। भगवान ने एक ही रास्ता दिया है ऑक्सीजन या एयर का आने का, और वो है ये वाला, नाक के थ्रू, नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर आएगी। यूं नहीं कि आप यहां से कहीं एयर ले लो, यहां से कहीं एयर ले लो, कोई जगह नहीं है भाई, कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये पूरा चैम्बर एयर टाइट चैम्बर है। तो ये जो एयर टाइट चैम्बर है, ये भगवान ने बनाया कैसे? ये भगवान ने बनाया कैसे, ये जानना बहुत जरूरी है। अरे मेरी बात समझ में कि नहीं? भगवान ने इसको बनाया कैसे, समझो मेरी बात। सामने वेंट्रल साइड पे, यहां सामने भगवान ने रखा ये बोन, इसे बोलते हैं स्टर्नम। इसे क्या बोलते हैं? स्टर्नम। अरे मेरी बात समझ लो, मेरी बात समझो, भगवान ने कैसे बनाया है ये। सामने वेंट्रल साइड पे यहां पे भगवान ने रखी है एक बोन, जिसे बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। अगर स्टर्नम का सही से स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये लो, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे, ठीक है ना? रहने दो, नॉर्मली बना देता हूं, ठीक है ना? तो भगवान ने जो एयर टाइट चैम्बर बनाया, उसको बनाने का बहुत सही तरीका बनाया। तो यहां पे देखो, वेंट्रल साइड पे यहां पे आपकी बोन रखी गई है, जिसे बोलते हैं स्टर्नम। अरे बात समझ में है कि नहीं? इसके पीछे, पीछे पोस्टीरियर साइड पे या डोर्सल साइड पे भगवान ने रखी गई है रीढ़ की हड्डी, यानी वर्टिबल कॉलम। मतलब पीछे की तरफ देखूं तो पीछे की तरफ, यहां पीछे बना दिया मैंने, थोड़ा इसको डॉट डॉट करके बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? डॉट डॉट करके। तो पीछे की तरफ भगवान ने रखी है, पीछे की तरफ भगवान ने रखी है बेटा वर्टिबल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिबल कॉलम। और सामने रखी है भगवान ने स्टर्नम। क्या रखी है? स्टर्नम, यानी ये दोनों बोन ही है। बेटा मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? एयर टाइट चैम्बर बना रहा हूं, कैसे ये चैम्बर बनाया गया है? अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? कैसे बनाया गया है? ये बनाया गया है, सामने स्टर्नम है, सामने क्या है? स्टर्नम है, ये बोन है बेटा, ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं इसको। पीछे की तरफ वर्टिबल, रीढ़ की हड्डी, वर्टिबल कॉलम है। अरे बात समझ में आई कि नहीं? नीचे, नीचे बेटा डायफ्राजम बनाया गया है। नीचे क्या बनाया गया है? नीचे बनाया गया है डायफ्राजम, नीचे बनाया गया है डायाफ्राजम। ऐसे डोम शेप का होता है ये डायाफ्राजम। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? डायाफ्राजम ये किस शेप का होता है बेटा? डोम शेप का होता है, डोम शेप का होता है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके अलावा जो साइड से बनाया गया है, लेटरल साइड से, इस लेटरल साइड से भगवान ने दिए हैं रिब्स। क्या दिए हैं? रिब्स बनाए हैं। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? जो साइड से बनाए गए हैं वो क्या बनाए गए हैं? रिब्स बनाए गए हैं, रिब्स। इधर देखो, इधर देखो, ठीक है ना? इसको थोड़ा और वो करना पड़ेगा, एक सेकेंड। ये देखो, जो साइड से बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं ऐसे करके बेटा, रिब्स के थ्रू रिब्स बनाया गया। इधर देख लो बेटा, रिब्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अरे बोलो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये साइड से रिब्स बनाए गए हैं, और यहां पे इनके बीच में हमारे रखे गए हैं लंग्स। क्या रखे गए हैं? लंग्स रखे गए हैं। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे साइड से रखे गए हैं रिब्स, साइड से क्या रखे गए हैं? रिब्स रखे गए हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे सामने से स्टर्नम, पीछे से वर्टिबल कॉलम, साइड से रिब्स और नीचे से डायफ्राजम। ये चार चीजें मिलके, ये चार चीजें मिलके हमारी एक थोरेसिक चैम्बर बना रही,
थोरेसिक चैम्बर को क्या बना दे रही, एयर टाइट चैम्बर। क्या बना दे रही है, एयर टाइट चैम्बर। और इसी एयर टाइट चैम्बर के बीच में यहां रखे गए हैं लंग्स। क्या रखे गए हैं, लंग्स रखे गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द लंग्स। हल्का सा आपको लंग्स के बारे में बताने जा रहा हूं। लंग्स हमारे पास दो होते हैं, वी हैव टू लंग्स। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, हमारे पास दो लंग्स हैं और ये पिंक कलर के होते हैं। क्या होते हैं, पिंक कलर के होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पिंक कलर के होते हैं। और कैसे रखा गया, देखो इधर देखो, अब मैं आपको लंग्स बना के दिखा रहा हूं। इधर देखो, ये बेटा डायफ्राजम, ये क्या है, डायफ्राजम। बहुत तरीके से समझाऊंगा बेटा, समझना, बहुत तरीके से समझाऊंगा, समझना। इधर देखो, मैं एक बार पहले बना देता हूं, फिर आप लोगों को पूरे तसल्ली से समझाऊंगा। एक सेकंड देना बस बेटा, ठीक है। चलो पहले बोलता हूं फिर समझाता हूं। इधर देखो, इधर देखो भाई, हमारे पास दो लंग्स है। ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये आपकी क्या हो गई बेटा, ट्रैकिया। ये क्या हो गई, ट्रैकिया। ट्रैकिया थोरेसिक के फिफ्थ वर्टिब्रा पे आके क्या हुआ, ब्रेक कर गई, ब्रेक कर गई, डिवाइड कर गई, बाइफरकेट कर गई, और ये हो गया बेटा प्राइमरी ब्रोंका। ये क्या हो गए, प्राइमरी ब्रोंका। अब मेरी बात समझना, अब मेरी बात समझना, ये डायफ्राजम है, इसके साइड से यहां से रिब्स आ रहे होंगे, इसके साइड से क्या आ रहे होंगे, रिब्स आ रहे होंगे। मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने ऐसे रखा है, ऐसे आपके सामने लंग्स निकाल के रखे हुए, ठीक है ना। तो और मैंने ये पूरा काट रखा है, ऐसे ऐसे काट दिया, ऐसे करके क्या कर दिया बेटा, देखो काट दिया, ऐसे करके मैंने काटा है। और अगर मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं तो यहां पे आपको बेटा रिब्स के कटे हुए हिस्से दिखेंगे, साइड में क्या दिखेंगे, रिब्स के कटे हुए हिस्से दिखेंगे। तो मैं यहां पे आपको रिब्स के कटे हुए हिस्से भी दिखा देता हूं। ये लो, रिब्स के कटे हुए हिस्से भी दिखा दिए। एक काम करते, कलर चेंज कर लेते हैं, एक काम करते हैं बेटा, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज करके ब्राउन कर लेते हैं। इधर देखो, यहां पे आपको क्या दिख रहा होगा, कटे हुए रिब्स के हिस्से, कट एंड ऑफ रिब्स, कट ऑफ एंड ऑफ रिब्स। एनसीईआरटी लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है कट ऑफ एंड ऑफ रिब्स है यहां पे। अरे अभी डायग्राम दिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो ये आपका हिस्सा हो गया कट ऑफ एंड ऑफ रिब्स, है ना। ये रिब्स के कटे हुए हिस्से जो आपको साइड से यहां पे ऐसे करके दिख रहे होंगे। बात क्लियर है। अब मेरी बात समझना, हमारे जो लंग्स होते हैं बेटा, हमारे जो लंग्स होते हैं वो नॉन लंग्स, मैंने आपको पहले बताया, पहली बात तो टू इन पेयर, अरे दो पेयर में होते हैं, दो पेयर में होते हैं। दूसरी बात, दो पेयर में तो होते हैं, बहुत बढ़िया, पिंक कलर के होते हैं, पिंक कलर के होते हैं। तीसरी बात नॉन मस्कुलर होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मस्कुलर होते हैं। नॉन मस्कुलर मतलब अगर मस्कुलर होते तो खुद से कॉन्ट्रैक्ट, खुद से रिलैक्स करते, अरे खुद से कॉन्ट्रैक्ट, खुद से रिलैक्स करते। मगर हमारे लंग्स खुद से कॉन्ट्रैक्ट, खुद से रिलैक्स नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि बेटा ये नॉन मस्कुलर है। क्या है, नॉन मस्कुलर है, ना ही खुद से कॉन्ट्रैक्ट हो पाएंगे, ना ही खुद से रिलैक्स हो पाएंगे। मेरी बात समझना। लेकिन हमने, अगर हमें सांस लेनी है और छोड़नी है तो हमें लंग्स की वॉल्यूम को चेंज करना पड़ेगा, हमें लंग्स की वॉल्यूम को चेंज करना पड़ेगा। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, जब सांस लेनी होगी तो लंग्स को फुलाना पड़ेगा, और जब सांस छोड़नी होगी तो लंग्स को दबाना पड़ेगा। अरे मेरी बात समझ में, कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। लेकिन हमारे लंग्स ये काम खुद से नहीं कर सकते। हम ये लंग्स हमारे खुद, ये लंग्स के अंदर चेंजेस कराना है मुझे। अरे लंग्स को एक्सपेंड भी कराना है और कंप्रेस भी कराना है। अरे लंग्स को एक्सपेंड भी कराना है और कंप्रेस भी कराना है। लेकिन ये लंग्स हमारे ये काम कर नहीं सकते, बिकॉज दे आर नॉन मस्कुलर। ये लोग ना ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते, ना ही रिलैक्स कर सकते, ना ही एक्सपेंड कर सकते, ना ही कंप्रेस कर सकते। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं आई। तो हम तो, लेकिन हमें तो करवाना है, हमें तो लंग्स के वॉल्यूम में चेंज कराना ही कराना है। तो एनसीईआरटी बोलती है हमने लंग्स को इस तरीके से रखा गया है, हमने लंग्स को इस थोरेसिक चैम्बर में इस तरीके से रखा है कि जैसे जैसे आप इस थोरेसिक चैम्बर में चेंजेस लाओगे, मेरी बात समझना, हमें पता है मैं लंग्स में चेंजेस नहीं ला सकता,
अरे मुझे मालूम है कि मैं लंग्स में चेंजेस नहीं ला सकता, क्योंकि लंग्स आर नॉन मस्कुलर, ना ही वो खुद से एक्सपेंड कर सकते हैं, ना ही वो खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं लंग्स में चेंजेस नहीं ला सकता, क्योंकि लंग्स जो होते हैं वो नॉन मस्कुलर है। नॉन मस्कुलर बोलूं या मैं बोलूं स्पॉन्जी है, बिल्कुल स्पॉन्ज जैसे। अब मेरी बात समझना। तो भगवान ने सोचा कि यार ये तो मैंने गलती से स्पॉन्जी बना दिया, अरे नॉन मस्कुलर बना दिया, लेकिन सांस लेने के लिए इसका फूलना जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो भगवान ने बोला मैं क्या करूं, मैं लंग्स को कहां रखूं? पहले भगवान लंग्स को कहां रख रहे थे मालूम है? बिल्कुल नाक के पीछे रख रहे थे, ताकि यहीं से ही सांस लेने हो जाए तुरंत। लेकिन भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि भगवान ने देखा कि मैंने तो गलती से लंग्स को नॉन मस्कुलर बना दिया है, स्पॉन्जी बना दिया है। ये खुद से ना तो एक्सपेंड कर पाएंगे, ना तो रिलैक्स कर पाएंगे, अरे ना ही कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे, ना ही रिलैक्स कर पाएंगे। लेकिन अगर मेरे को सांस लेना है तो मुझे लंग्स की वॉल्यूम में चेंजेस करने हैं, तो भगवान ने बोला कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसी जगह रखूंगा जहां पे इसमें चेंजेस हो जाएं, चाहे भले इसके अंदर खुद ना हो। कैसे होंगे देखना। भगवान ने बोला कोई बात नहीं, लंग्स के अंदर वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकता तो क्या हुआ? लंग्स के अंदर वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता तो क्या हुआ? इस थोरेसिक कैविटी का तो वॉल्यूम चेंज कर सकते हो। अरे इस थोरेसिक चैम्बर का तो वॉल्यूम चेंज कर सकते हो। इंसान ने बोला हाँ कर सकता हूं। बोला करके दिखाओ। देखो मैंने सांस खींची, मैंने थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ा दिया। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बेटा बहुत तरीके से समझो भाई। लंग्स को तो नहीं फुला सकता ना, लंग्स की वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकता ना, ठीक है। क्या थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम चेंज कर सकता हूं? हाँ। कैसे? ये देखो, लंबी सांस खींचो। अरे लंबी सांस खींचो, देखो थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। क्या कर गया बेटा? वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। अब जैसे ये वॉल्यूम इंक्रीज करता है, लंग्स का अपने आप वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। कैसे? अभी समझाऊंगा। अरे क्या मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो भगवान के दिमाग में चल रहा था कि यार थोरेसिक चैम्बर को तो मैं बढ़ा सकता हूं। ये देखो भगवान ने बोला चलो थोरेसिक चैम्बर तो बढ़ा पा रहा हूं, तो लंग्स कैसे एक्सपेंड कराऊं? तो भगवान ने एक तरीका सोचा। भगवान ने क्या करा? एक तरीका सोचा। क्या तरीका सोचा? बहुत तगड़ा तरीका सोचा। समझना क्या सोचा? भगवान इज ग्रेट यार, भगवान ने बोला कि कैसे ना कैसे मैं इस लंग्स को ही इस थोरेसिक कैविटी से, इस थोरेसिक चैम्बर के वॉल से अटैच करा देता हूं, ताकि जैसे ही थोरेसिक चैम्बर बढ़े वैसे ही हमारे ये जो लंग्स है ये भी खिंचे बढ़ जाए। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? कैसे? इधर देखो, भगवान ने लंग्स के ऊपर लेयर चढ़ा दी। क्या चढ़ा दी? लेयर चढ़ा दी। और वो कैसी लेयर थी बेटा? डबल मेम्ब्रेन थी। क्या थी? डबल मेम्ब्रेन लेयर चढ़ा दी। इधर देखो बेटा, इधर देखो, है ना? ये देखो, एक तो बिल्कुल लंग्स से चिपकाती हुई, एक तो बिल्कुल लंग्स से चिपकती हुई, बिल्कुल लंग्स को कवर कर रही है। दिख रही कि नहीं दिख रही? अरे दिख रही कि नहीं दिख रही? ये देखो मैंने इसी के ऊपर चढ़ा दी, इसी के ऊपर जस्ट चढ़ा दी मैंने। एक लेयर ऐसी होती है जो बिल्कुल लंग्स से चिपकी होती है ना? अच्छा, लंग्स के ऊपर की कवरिंग को बोलते हैं बेटा प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। लंग्स की कवरिंग को बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है ना? एक तो भगवान ने डबल लेयर है, दो लेयर होती है इसकी, 2 लेयर से बनी होती है, ठीक है ना? इधर देखो, एक तो भगवान ने बिल्कुल लंग्स से चिपका दी, बिल्कुल चिपका दी। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? है ना? ये जो बिल्कुल चिपकी हुई लेयर है इसे बोलते हैं बेटा पैराइटल लेयर। पैराइटल, है ना? है तो ये प्लूरल मेम्ब्रेन ही है ना? प्लूरल मेम्ब्रेन, पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन है। पैराइटल मतलब पैराइटल क्या है? शिट, विसरल। ओहो, पता नहीं क्या हो गया। अरे बोलो विसरल लेयर है ये। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बिल्कुल भगवान ने लंग से चिपका के बना दी, और जो दूसरी मेम्ब्रेन थी वो ऐसे देखो रिब्स से कनेक्ट होती हुई, डायफ्राजम से चिपकती हुई। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये देखो, डायफ्राजम से चिपकती हुई, फिर से यहां से रिब्स से ऐसे करके अटैच कर दी। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका नाम है बेटा पैराइटल लेयर। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? एक है विसरल लेयर और एक है पैराइटल लेयर। तो प्लूरल मेम्ब्रेन डबल लेयर है। अरे प्लूरल मेम्ब्रेन क्या है बेटा? लंग्स के ऊपर की कवरिंग है, और ये डबल लेयर है। एक होती है विसरल लेयर जो बिल्कुल लंग्स से चिपकी हो, और एक होती है बाहर वाली लेयर जिसे बोलते हैं पैराइटल लेयर। क्या बोलते हैं? पैराइटल लेयर। लेकिन इन दोनों में कहीं भी कोई भी कनेक्शन नहीं दिख रहा।
इन दोनों में कोई भी कहीं भी कनेक्शन नहीं दिख रहा। तो क्या किया भगवान ने, देखो ये दोनों लेयर के बीच में, इन दोनों लेयर के बीच में ये स्पेस दिख रहा है आप लोगों को, ये स्पेस दिख रहा है आप लोगों को, इस स्पेस को बोलते हैं बेटा प्लूरल स्पेस। अरे इन दो प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस को बोलते हैं प्लूरल स्पेस। और इस स्पेस के अंदर भगवान ने एक फ्लूइड भर दिया, इस स्पेस के अंदर भगवान ने एक फ्लूइड भर दिया। इस फ्लूइड को बोलते हैं बेटा प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड भर दिया। मेरी बात समझ ले बालको, मेरी बात समझ लो, बहुत तरीके से समझा रहा हूं आप लोगों को, बहुत तरीके से समझा रहा हूं। आई थिंक आपको इससे इजी कोई नहीं समझाएगा। भगवान ने इसके अंदर क्या भर दिया, प्लूरल फ्लूइड भर दिया। अरे इस प्लूरल स्पेस के अंदर प्लूरल फ्लूइड भर दिया। अब इस प्लूरल फ्लूइड का काम क्या है, मेरी बात समझ लो। पहली बात तो फ्रिक्शन को कम करना, पहली बात तो क्या है, फ्रिक्शन को कम करना। फ्रिक्शन को कम क्यों करना भैया, मेरी बात समझ लो, फ्रिक्शन को डिक्रीज करना, फ्रिक्शन को कम करना। क्यों, क्योंकि भैया ये बार बार एक्सपेंड होगी रिलैक्स होगा, एक्सपेंड होगा रिलैक्स होगा, तो ये इसकी वजह से ये दो लेयर आपस में के रगड़े ना। अगर ये प्लूरल फ्लूइड ना होता तो ये लेयर आपस में चिपक जाती ना भाई, ये आपस में चिपक जाती, रगड़ खाती। इसलिए भगवान ने इनके बीच में क्या डाल दिया, प्लूरल फ्लूइड डाल दिया, ताकि क्या हो सके बेटा, फ्रिक्शन घट सके। क्या हो सके, फ्रिक्शन घट सके। दूसरी बात, इसका दूसरा काम होता है बेटा शॉक एब्जॉर्ब करना, शॉक एब्जॉर्ब करना। अब शॉक मतलब ये नहीं है करंट, मेरी बात समझना, शॉक किसी भी तरीके का हो सकता है। मान लो तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, मैंने तुम्हें छाती पे घूसा मार दिया, तुम्हारी छाती पे क्या किया, घूसा मार दिया। जैसी छाती पे घूसा मारेगा, पहले तो हमारी बोन क्या करेगी, वो जो एकदम बढ़िया वाला जो शॉक मारा आपने, बढ़िया वाला जो एकदम मेरे को वेव आई होंगी, है ना, वो जो स्टिमुलस आया होगा, वो स्टिमुलस पहले तो मेरी स्किन वगैरह ने, मेरे फैट वगैरह ने थोड़ा एब्जॉर्ब कर लिया होगा। उसके बाद ये पहुंचा होगा कहां पे, इस पैराइटल पैराइटल लेयर पे। ये पैराइटल लेयर पे ये जो शॉक आया, उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, ये विसरल पे, फिर लंग्स को इफेक्ट करेगा। अरे मेरी बात समझ में कि नहीं। तो होता क्या है, जब बहुत जोर से शॉक आता है, बहुत जोर से स्टिमुलस आता है, किसी ने बहुत जोर से मारा, तो ये जो प्लूरल फ्लूइड होता है इस शॉक को रिड्यूस कर देता है, इस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि लंग्स पे डैमेज कम से कम पहुंचे, ताकि लंग्स पे डैमेज कम से कम पहुंचे। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। आई थिंक आपको मेरी सारी बातें यहां तक समझ में आ रही होंगी। तो प्लूरल फ्लूइड के यहां पे दो काम है, फ्रिक्शन को कम करना और शॉक को एब्जॉर्ब करना। बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात समझो, अब मेरी बात समझो। एक विसरल लेयर है जो बिल्कुल लंग से चिपकी हुई है, और दूसरी पैराइटल लेयर दिख रही है आप लोगों को, जो ये आपकी रिप्स से डायफ्राम से चिपकी हुई है। अब मेरी बात समझना, मैंने बोला कि मैं लंग्स का वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम चेंज कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम चेंज किया। कैसे चेंज किया, मैंने सांस, ये देखो, जैसे ही मैंने इस वॉल्यूम, जैसे ही मैंने यूं खींचा, मेरे रिप्स की मूवमेंट हुई होगी। अरे मेरे रिप्स की मूवमेंट हुई, मेरे रिप्स बाहर की तरफ गए। अरे मेरे रिप्स बाहर की तरफ गए, जैसी मेरे रिप्स बाहर की तरफ गए, अरे मेरी बात समझो, जैसी मेरे रिप्स बाहर की तरफ गए, उसके तुरंत क्या हुआ, है ना, इस रिप्स से हमारी जो लेयर चिपकी हुई है, कौन सी, पैराइटल लेयर, ये भी बाहर की तरफ गई होगी। अरे बोलो, ये भी बाहर की तरफ गई होगी। जैसे ये बाहर की तरफ गई होगी, तो ये जो प्लूरल स्पेस है, अरे ये जो प्लूरल स्पेस है, ये इंक्रीज हुआ होगा। अरे ये इंक्रीज हुआ होगा। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। जैसे ये इंक्रीज हुआ होगा, तो ये जो प्लूरल फ्लूइड इस पे प्रेशर लगा रहा था, ये जो प्लूरल फ्लूइड कभी इस लंग्स के ऊपर प्रेशर लगा रहा होगा, ये प्रेशर भी कम हुआ होगा। अरे बोलो, ये प्रेशर भी कम हुआ होगा। और हमारे लंग्स स्पॉन्जी जैसे हैं, स्पॉन्ज जैसे। तो जब स्पॉन्ज के ऊपर प्रेशर कम करोगे, तो स्पॉन्ज क्या करता है, ऐसे फूलता है, ऐसे एक्सपेंड करता है। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं। तो जैसे इस लंग्स के ऊपर ये फ्लूइड अपना प्रेशर कम करेगा, क्योंकि प्लूरल स्पेस का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। अरे प्लूरल स्पेस का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो प्रेशर घटा ही होगा ना। जो लंग्स पे जो ये जो फ्लूइड प्रेशर लगा रहा था, वो घट गया कि नहीं घट गया। अरे वो घट गया, तो वो फ्लूइड इस लंग्स पे प्रेशर कम लगाएगा, और लंग्स भी एक्सपेंड कर जाएंगे, और लंग्स भी क्या कर जाएंगे, एक्सपेंड कर जाएंगे। तो कहने का मतलब, मैं लंग्स के अंदर वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक चैम्बर में चेंज कर रहा हूं। जो मैं थोरेसिक चैम्बर में चेंज कर रहा हूं, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है मेरे लंग्स के अंदर। अरे मैं वॉल्यूम चेंज करूंगा थोरेसिक चैम्बर का, तो इसका रिजल्ट मुझे मिलेगा क्या, कि मेरे लंग्स के अंदर भी वॉल्यूम चेंज हुआ है। अरे क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अरे क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो आपको इतना ही जानना है लंग्स के बारे में अभी। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं आई। तो हम लोग इतना जान चुके हैं कि लंग्स कहां सिचुएटेड है,
कैसे सिचुएटेड हैं और इनके ऊपर की लेयर कौन कौन सी है और एयर टाइट चैम्बर कैसे बनाया गया है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम फिर चलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई पे। तो इधर देखो बेटा, हम लोगों की ये जो ट्रैकिया थी वो डिवाइड करके कन्वर्ट हो गई पतली पतली ट्यूब में, से बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। और ये प्राइमरी ब्रोंकाई अब लंग्स के अंदर एंट्री ले चुकी है। अब ये प्राइमरी ब्रोंकाई, ये प्राइमरी ब्रोंकाई और छोटी छोटी ट्यूब्स में टूटेंगी, और छोटी छोटी ट्यूब्स में टूटेंगी। इन्हें बोलेंगे बेटा सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलेंगे। और उसके बाद ये और पतली पतली ट्यूब्स में टूटेंगी, है ना। इसे बोलेंगे बेटा टर्शरी ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे? टर्शरी ब्रोंकाई बोल देंगे। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो, टर्शरी ब्रोंकाई बोलेंगे। देखो ट्रैकिया टूटा प्राइमरी में, प्राइमरी सेकेंडरी में, सेकेंडरी टर्शरी में। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मेरी बात समझना, अब मेरी बात समझना। ये जो सी शेप कार्टिलेज रिंग थे, ये कहां प्रेजेंट हो गए? हमारे ट्रैकिया पे थे। अरे ये ट्रैकिया पे भी होते हैं, ये हमारे प्राइमरी ब्रोंकाई में भी होते हैं। अरे प्राइमरी ब्रोंकाई में भी होते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई में भी होते हैं और टर्शरी ब्रोंकाई में भी होते हैं। अरे क्या मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो ये जो इनकम्प्लीट सी शेप रिंग है, ये ट्रैकिया में भी है, प्राइमरी ब्रोंकाई में भी है, सेकेंडरी में भी है, टर्शरी ब्रोंकाई में भी है। अरे क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, अब आगे देखो, ये जो ब्रोंकाई है, टर्शरी ब्रोंकाई है, ये टर्शरी ब्रोंकाई और पतली पतली ट्यूब्स में टूट जाएंगे, और पतली पतली ट्यूब्स में टूट जाएंगे। अरे टर्शरी ब्रोंकाई और पतली पतली ट्यूब्स में टूट जाएंगी। उन पतली पतली ट्यूब्स की स्टार्टिंग वाले पार्ट को बोलते हैं, स्टार्टिंग वाले पार्ट को बोलते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। अरे ब्रोंकाई और पतली पतली ट्यूब में टूटेगी, उन्हें बोलते हैं ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल के स्टार्टिंग वाले हिस्से को बोलते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं? इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। और उसके एंड वाले पार्ट को बोलते हैं, एंड वाले पार्ट को बोलते हैं बेटा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे ट्रैकिया टूटा प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई टूटा सेकेंडरी में, सेकेंडरी टूटा टर्शरी में, टर्शरी के बाद बनती है ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के स्टार्टिंग वाले पार्ट को बोलते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, लास्ट वाले पार्ट, एंड वाले पार्ट को बोलते हैं, टर्मिनल वाले पार्ट को बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो हमारी जो सी शेप कार्टिलेजर रिंग है, अरे सी शेप कार्टिलेजर रिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल ब्रोंक्यूल तक होती है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक नहीं होती। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इनिशियल ब्रोंक्यूल तक होती है, उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल पे हमारी सी शेप कार्टिलेजर रिंग नहीं पाई जाती। सर क्यों नहीं पाई जाती? अरे क्यों नहीं पाई जाती मुझे बता दो। सर इन सी शेप का काम क्या था? कोलैप्स को रोकना। क्या करना? कोलैप्स को रोकना। तो सर क्या टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कोलैप्स नहीं हो सकते? सर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स भी कोलैप्स हो सकते हैं, मगर यहां पे भगवान ने स्ट्रेस रिसेप्टर्स डाल रखे हैं। अरे यहां पर भगवान ने यहां पे क्या डाल रखे हैं बेटा? स्ट्रेस रिसेप्टर्स दे रखे हैं। तो स्ट्रेस रिसेप्टर्स क्या करेंगे? स्ट्रेस रिसेप्टर क्या करेंगे? इनको खींच के रखेंगे। क्या करके रखेंगे? बाल को खींच के रखेंगे। तो ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक सी शेप कार्टिलेजनस रिंग पाई जाती है, उसके बाद नहीं पाई जाती। क्या मेरी बात क्लियर है? अब ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आगे जाके कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर? एल्वियोलर डक्ट के अंदर। किसके अंदर? एल्वियोलर डक्ट के अंदर। और ये एल्वियोलर डक्ट, ये जो एल्वियोलर डक्ट है, ये किससे कनेक्ट होती है? एक बिल्कुल इर्रेगुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, वेस्कुलराइज्ड इर्रेगुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं बेटा एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। ये क्या है बेटा? इर्रेगुलर होता है, इर्रेगुलर शेप का होता है, वेस्कुलराइज्ड होता है। वेस्कुलर मतलब खूब सारी ब्लड सप्लाई होती है इसके पास, खूब सारी ब्लड सप्लाई होती है इसके पास, क्योंकि यहीं से ही बेटा गैसियस एक्सचेंज होना है ना। ये कौन सा पार्ट है? पार्ट फॉर दी गैसियस एक्सचेंज। यहीं से गैसियस एक्सचेंज होती है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? पार्ट फॉर दी गैसियस एक्सचेंज, यहीं से बेटा ऑक्सीजन जाएगा ब्लड में और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा इस एल्वियोलाई के अंदर, यहीं पे एक्सचेंज होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हमारे एक लंग्स में ही मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट है। एक एक लंग में मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्या आप लोग पाथवे लिख पाओगे? क्या आप लोग पाथवे लिख पाओगे? तो लेट्स स्टार्ट दी पाथवे। आप लोग पाथवे देखो,
सबसे पहले पाथवे क्या है, सबसे पहले जो आएगा एयर वो आएगी एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के अंदर। अरे बोलो, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के अंदर। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बाद ये आएगा बेटा नेजल चैम्बर में, नेजल चैम्बर में, ठीक है ना। नेजल चैम्बर के बाद ये जाएगा बेटा नेजोफेरिंग्स में, है ना, नेजोफेरिंग्स यानी वो वाला पार्ट, अरे वो वाला पार्ट फेरिंग्स का जहां पे हमारा नेजल चैम्बर है, ठीक है ना। नेजोफेरिंग्स के बाद बेटा ये जाता है फेरिंग्स में। कहां जाता है? फेरिंग्स में। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। फेरिंग्स के बाद बेटा ये कहां जाएगा? फेरिंग्स के बाद ये जाएगा बेटा ट्रैकिया में। ट्रैकिया से शुरू हो जाती है हमारी सी शेप कार्टिलेजनस रिंग, ठीक है। फिर ये ट्रैकिया हमारा थोरेसिक के 5th लेवल पे जाके डिवाइड करेगा और ये कन्वर्ट होगा बेटा प्राइमरी ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाई में, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकाई से कन्वर्ट होगा बेटा सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई में। सेकेंडरी ब्रोंकाई से कन्वर्ट होगा बेटा और टूटेगा और पतली पतली ट्यूब होंगी जिसे बोलेंगे टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई। तो ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इन सब में क्या होता है? सी शेप कार्टिलेज रिंग प्रेजेंट होती है। टर्शरी ब्रोंकाई के बाद ये कहां मिलेगा, क्या होगा बेटा? ये और पतले पतले में टूटेंगे जिन्हें बोलेंगे हम इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलेंगे? इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना। अब मेरी बात और समझ लेना, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक, ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक याद रखना इनकंप्लीट, इनकंप्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग, कार्टिलेजनस रिंग प्रेजेंट होता है, कार्टिलेजनस रिंग प्रेजेंट होता है। मेरी बात याद रखना, बहुत 100 रुपए की बात है, 200 रुपए की बात नहीं है, करोड़ों की बात है, पेपर में आता है। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के बाद ये और इसका जो फाइनल वाला पार्ट होगा, है ना, उसे बोलेंगे बेटा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसे बोलेंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद ये क्या बनेगी बेटा? एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट। और एल्वियोलर डक्ट या एल्वियोलर ट्यूब बोलो, जो मर्जी बोलो। एल्वियोलर डक्ट के बाद ये खुलेंगे किसके अंदर बेटा? एल्वियोलाई के अंदर, जो कि एक बहुत ही वेस्कुलराइज इरेगुलर बैग है जहां से एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया। अब मेरी बात समझना, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक हम लोग इसको कहते हैं बेटा कंडक्टिंग जोन, कंडक्टिंग जोन कहा जाता है इसको। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? कंडक्टिंग जोन कहा जाता है, ठीक है ना। और एल्वियोलर डक्ट से लेके एल्वियोलाई तक बेटा इसको हम लोग कहते हैं एक्सचेंज जोन। क्या बोलते हैं? एक्सचेंज जोन। तो पहले मैं आपको बताता हूं एक्सचेंज जोन क्या है, कंडक्टिव जोन क्या है, क्योंकि इसके बाद मेरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी रीड करवा दूंगा आपको एक बारी बस। अभी तो देखो, नाम तो समझ में आ रहा होगा एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब यहीं पे ही क्या होगा? गैसेस का एक्सचेंज होगा। मेरी बात समझना, एल्वियोलाई नहीं, जो एल्वियोलाई से पहले एल्वियोलर डक्ट होती है ना, उससे भी एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? उससे भी एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है। एल्वियोलाई में तो प्रॉपर एक्सचेंज होता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि एक्सचेंज मेनली गैसेस का एक्सचेंज कहां होता है, आप आंसर दोगे एल्वियोलाई, आप क्या आंसर दोगे? एल्वियोलाई। लेकिन स्टार्ट कहां से होता है? वो स्टार्ट बेटा एल्वियोलर डक्ट से ही शुरू हो जाता है। अरे थोड़ा बहुत एक्सचेंज होना है एल्वियोलर डक्ट से शुरू हो जाता है। एल्वियोलाई में प्रॉपर एक्सचेंज हो रहा है। अरे क्या मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो सर कंडक्टिंग जोन का काम क्या है? इस कंडक्टिंग जोन का काम क्या है? मेरी बात समझ लो, मेरी बात समझ लो। कंडक्टिंग जोन का काम क्या है? जो भी एयर अंदर आ रही है, जो भी एयर अंदर आ रही है ना, अब मान लो बाहर का टेम्परेचर जो भी है, उस एयर का टेम्परेचर हमें हमारी बॉडी के टेम्परेचर से मेंटेन करना। तो कंडक्टिंग जोन का पहला काम क्या है? पहला काम क्या है? पहला काम यह है कि एटमॉस्फेरिक एयर को, एटमॉस्फेरिक एयर के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर तक मेंटेन करना है, बॉडी टेम्परेचर के बराबर रहना है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? मतलब जब तक एयर हमारे एल्वियोलर डक्ट तक पहुंचेगी, उससे पहले तो वो कंडक्शन जोन में घूम रही। अरे बहुत बात समझ में आई कि नहीं? उससे पहले तो वो कंडक्शन जोन में घूम रही। तो कंडक्शन जोन क्या करेगा? जो भी एयर का टेम्परेचर होगा, वो एक्सचेंज जोन में पहुंचाने से पहले उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी टेम्परेचर से मैच कराएगा। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या होता है? दूसरा पॉइंट क्या होता है? एयर को मॉइस्चराइज करता है। एयर को क्या करता है बेटा? मॉइस्चराइज करता है। मतलब कोई भी एयर अगर ऐसे बिना मॉइस्चराइज, बिना पानी के अगर एयर अंदर आएगी, अगर बिना पानी की एयर अंदर आएगी, तो वो हमारे पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को डिस्ट्रॉय करेगी, तोड़ेगी, खराब करेगी, चोट पहुंचाएगी वहां पे, अगर एयर में मॉइस्चराइजेशन प्रेजेंट नहीं है। अगर एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है तो, मॉइस्चर मतलब पानी प्रेजेंट नहीं है तो कंडक्शन जोन क्या करता है? जब
हमारी एयर एक्सटर्नल नोस्ट्रल से लेके पूरी यहां तक जब आती है, कहां तक, एल्वियोलर डक्ट तक पहुंचती है, उससे पहले एयर को मॉइस्चराइज करता है। अरे क्या बात समझ में है कि नहीं। तीसरा, फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करता है, फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करता है। क्या मेरी बात समझ में, फॉरेन पार्टिकल मतलब मेरी बात समझो, कंडक्शन जोन में क्या होता है, कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, कोई बैक्टीरिया कुछ भी आ रहा है, तो कंडक्शन जोन का काम यह है कि इस बैक्टीरिया को या इस ऑर्गेनिज्म को या इस फॉरेन पार्टिकल को मुझे एक्सचेंज पार्ट तक नहीं पहुंचने दे रहा, मुझे एक्सचेंज पार्ट तक नहीं पहुंचने देना। जैसे मैंने आपको बताया था, नेजल चैम्बर के अंदर, क्या बोला मैंने, नेजल चैम्बर के अंदर क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ऐसे मैं आपको बताऊं बेटा, तो ट्रैकिया के अंदर भी, ये बता रहा हूं मैं आपको यहां पे, ट्रैकिया के अंदर भी बेटा ऐसे करके प्रेजेंट होते हैं हमारे फ्लैजिला। अरे मेरी बात में है कि नहीं आई, ऐसे करके बहुत सारे ऐसे करके सीलिया प्रेजेंट होते हैं। अरे मेरी बात में है कि नहीं आई। इनका काम क्या है देखो, इन सीलिया का काम क्या है, इधर देखो, है ना, सीलिया तो प्रेजेंट है ही है, साथ में बेटा यहां पे कुछ म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड भी होते हैं, याद रखना, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड भी होते हैं। आज आपको बताऊंगा, देखो बलगम कैसे आती है, आपको बलगम कैसे आती है। कुछ म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड भी होते हैं जिनका नाम होता है ग्लैंड नहीं, कुछ सेल्स होते हैं, एक्चुअली में ग्लैंड नहीं, कुछ सेल्स होते हैं, है ना, इन्हें बोलते हैं गॉबलेट सेल्स। क्या बोलते हैं, गॉबलेट सेल्स भी कहते हैं इनको प्यार से। अब मेरी बात समझना क्या है, कुछ म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स यहां पे प्रेजेंट है, कहां पे, हमारे ट्रैकिया के अंदर। तो मान लो कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, कोई फॉरेन पार्टिकल कहीं अंदर ना चल जाए लंग्स के अंदर, तो हमारे जो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स हैं, ये उस पर क्या फेंकते हैं, म्यूकस फेंकते हैं, जिसे आप लोग बलगम कहते हैं, ये म्यूकस फेंकते हैं। अब वो म्यूकस फेंकते हैं, वो फॉरेन पार्टिकल को म्यूकस में ट्रैप कर लिया, अरे उस फॉरेन पार्टिकल को म्यूकस में क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं, जो हमारे सीलिया है, ये जोर जोर से ऊपर की तरफ क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ये जोर जोर से ऊपर की तरफ क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। और जैसी मूवमेंट करते तो वो म्यूकस ऊपर की तरफ आता है, ऊपर की तरफ आता है, ऊपर की तरफ आता है, और आप ऐसे बलगम के थ्रू उसको बाहर फेंक देते हैं। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं है। तो क्या ये हमें इंफेक्शन से बचा रहे हैं, फॉरेन पार्टिकल से बचा रहा है। तो हमारा कंडक्टिंग जोन ये 3 काम करता है। पहला, एटमॉस्फेरिक एयर के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर मैच करता है, दूसरा एयर को मॉइस्चराइज करता है, और तीसरा फॉरेन पार्टिकल को अंदर आने से रोकता है। अरे क्या मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, क्या मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक आपका कंडक्टिंग जोन है, और कंडक्टिंग जोन ये काम कर रहे हैं, है ना। चौथा बात, कंडक्टिंग का मतलब क्या है, कंडक्शन मतलब कंडक्ट करवाना, ये एयर को बाहर एटमॉस्फेयर एयर से हमारे लंग्स तक भी कंडक्ट करवा रहा है। तो एक तो ट्रांसपोर्ट भी इसका काम हो गया, अरे चौथा काम ट्रांसपोर्ट हो गया, लिख लो भैया, अरे चौथा काम ट्रांसपोर्ट भी तो हो गया इसका, ट्रांसपोर्ट कर रहा है एटमॉस्फेरिक एयर को लंग्स तक। अरे क्या मेरी बात क्लियर है, अरे क्या मेरी बात क्लियर है। आई थिंक आपको सारी बातें यहां पे क्लियर हो गई होंगी। फटाफट से 5 मिनट में एनसीईआरटी रीड करो, और उसके बाद इस लेक्चर को हम लोग यहीं बंद करेंगे। क्या रेडी हो आप लोग, क्या रेडी हो आप लोग, चलो भाई इधर देखो, चलो भैया लेट्स रीड इट। तो वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, जो कि हमारे अपर लिप के ऊपर आके खुल रहा है, आपको पता ही है। इससे क्या होगा, हमारी ये कहां जाएगा, ये कहां खुलता होगा बेटा, नेजल चैम्बर में, है ना, नेजल चैम्बर में थ्रू नेजल पैसेज, ये नेजल पैसेज है हमारा, है ना। अब ये नेजल चैम्बर क्या करता है, हमारा ओपन करता है फेरिंग्स के अंदर, ये वो पोर्शन है हमारा जो कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर। अब ये फेरिंग्स जो होगा वो ओपन होगा थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। आपको पता ही है ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया कुछ भी नहीं है, ओ सॉरी, लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स कुछ भी नहीं है। ट्रैकिया के अपर पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, लैरिंग्स बोल देते हैं। तो लैरिंग्स एक तरीके का कार्टिलेजिनस बॉक्स है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो कि साउंड प्रोडक्शन करता है, इसलिए हम इसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखो, ड्यूरिंग स्वेलोइंग ग्लोटिस, व्हाट इज ग्लोटिस, ग्लोटिस क्या होता है बेटा, ग्लोटिस एक ओपनिंग है, किसकी, ट्रैकिया, हाँ ट्रैकिया की ओपनिंग है ना। तो ड्यूरिंग स्वेलोइंग, है ना, जो ग्लोटिस है वो कवर होता है बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपीग्लोटिस, है ना। तो एपीग्लोटिस क्या है, कार्टिलेजिनस फ्लैप है, थिन इलास्टिक, पतला सा है, जो कि इमूवेबल है। एनसीईआरटी इमूवेबल नहीं लिखती, बट मैंने आपको बता दिया। क्या मेरी बात क्लियर है। तो ड्यूरिंग स्वेलोइंग ग्लोटिस को कवर कर लिया जाता है थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, ठीक है ना, ताकि प्रिवेंट कर सके एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स, लैरिंग्स क्यों बोल रहे, ट्रैकिया क्यों नहीं बोल रहे, अरे भैया ट्रैकिया के ऊपर वाले पार्ट को लैरिंग्स बोलते हैं ना, ट्रैकिया के ऊपर वाले पार्ट को लैरिंग्स बोलते हैं, इतनी बात याद रखना, ठीक है ना। तो ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब, अब कौन सी बात है, स्ट्रेट ट्यूब है, जो कि कहां तक जाती है बेटा, मिड थोरेसिक कैविटी, मिड थोरेसिक कैविटी में। देखो ट्रैकिया यहां से शुरू है तो यहां तक जाएगी, उसके बाद वो डिवाइड कर जाएगी, डिवाइड कहां पे करेगी, 5th थोरेसिक वर्टिब्रा पे, जो डिवाइड करेगी एट द लेवल ऑफ 5th थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू द राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई।
है ना। अभी राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई बन चुके हैं, ठीक है ना। अब इधर देखो, ईच ब्रोंकाई अंडरगो रिपीटेड डिवीजन, वो और भी डिवाइड करेंगी और क्या बनेगी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, है ना। फिर क्या बन जाएंगी, ये ब्रोंक्यूल्स बन जाएंगी, ठीक है ना। और ब्रोंक्यूल्स के बाद ये बिल्कुल पतली पतली टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में जाके ये एंड कर जाएगी हमारी ब्रोंक्यूल्स, है ना। अब इधर देखो, ट्रैकिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक, ये यहां से लेके यहां तक बेटा हमारे इनकंप्लीट कार्टिलेजनस रिंग प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। अब देखो, ईच टर्मिनल ब्रोंकाई क्या करता है, गिव राइज करता है, क्या करता है, गिव राइज करता है नंबर ऑफ वेरी थिन इर्रेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड दी एल्विलाई। इसका मतलब क्या है, जो हमारे लास्ट में टर्मिनल ब्रोंकाई है ना, वो मैंने आपको बताया आगे तक के एल्वियोलर डक्ट बनती है, उसके बाद वो ओपन करते हैं हमारे कहां पे, एक थिन इर्रेगुलर वॉल्ड वेस्कुलराइज बैग के अंदर। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो द ब्रांचिंग ऑफ नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइज दी लंग्स। तो मेरी बात समझो, ये जो ब्रोंकाई है, तो ब्रोंकाई लंग्स के अंदर एंट्री कर चुके हैं, तो लंग्स के अंदर है क्या, लंग्स हमारे खाली नहीं होते। अरे लंग्स आर नॉट होलो, बता रहा हूं, एनसीईआरटी की लाइन है ये, एनसीईआरटी लाइन यही प्रूव कर रही है यहां पे, हमारे लंग्स होलो नहीं है। लंग्स के अंदर क्या है बेटा, ब्रोंकाई है, सॉलिड है हमारे लंग्स आर सॉलिड। ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई, तो ये ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई, ये पूरा हमारा लंग्स बना रहे हैं। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो वी हैव टू लंग्स, आपको बता चुका हूं मैं, दो लंग्स होते हैं जो कि डबल लेयर प्लूरा से कवर होते हैं, जहां पे प्लूरल फ्लूइड भी आपको देखने को मिलता है बिटवीन देम। तो इसका काम क्या है, पहला काम तो यह है कि फ्रिक्शन को कम करेगा, है ना। तो इधर देख लो, अब आगे देख लो, ये जो आउटर प्लूरल लेयर है वो क्लोज कॉन्टैक्ट में रहती है, वो क्लोज कॉन्टैक्ट में रहती है विद दी थोरेसिक लाइनिंग। मैंने आपको पहले बोला था, जो पैरेटल वाली लेयर थी, वो बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में किसके, हमारे थोरेसिक चैम्बर की लाइनिंग से। देखा था मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे रिब से अटैच्ड है, डायफ्राम से अटैच्ड है ना। और जो इनर वाली यानी विसरल वाली है मेम्ब्रेन, वो कांटेक्ट होती है विद दी लंग सरफेस, वो बिल्कुल लंग से चिपकी हुई होती है, वो मैं आपको दिखा चुका हूं, है ना। जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है हमारा एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, उसे हम लोग कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं, जबकि एल्वियोलाई और उनकी डक्ट जो होती है उसको हम लोग रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट। तो यहां पे एक्सचेंज जोन के साथ आप लोग रेस्पिरेटरी जोन भी लिख लो या रेस्पिरेटरी पार्ट भी लिख लो। क्या मेरी बात क्लियर है, एनसीईआरटी रीड कराने का यही फायदा है, ठीक है ना। तो अब देखो, जो कंडक्टिंग पार्ट है वो ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोलाई तक, दूसरा क्लियर करता है फॉरेन पार्टिकल्स को, जो तीसरा ह्यूमिडिफाई करता है ना, और चौथा ये ब्रिंग करता है एयर को हमारे बॉडी टेम्परेचर पे मेंटेन करता है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये चार काम मैं आपको वहां लिखवा चुका था। एक्सचेंज पार्ट एक्चुअल में वो पार्ट है, मैंने आपको बताया था, जहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एक्चुअल में डिफ्यूज करेगा। कहां से डिफ्यूज करेगा, हमारे एल्वियोलाई से ब्लड में, है ना, हमारे एल्वियोलाई से ब्लड में। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलो अब आगे देखो, देख लो, आगे लास्ट पैराग्राफ है बेटा, क्योंकि इसके नीचे वाला मैं पढ़ा चुका हूं। तो लंग्स जो होते हैं वो हमारे थोरेसिक चैम्बर में होते हैं, जो कि एनाटॉमिकली, मैंने आपको बताया था, एनाटॉमिकली एक एयर टाइट चैम्बर में प्रेजेंट है ना। तो ये थोरेसिक चैम्बर कैसे बनाया गया, मैं आपको बताया था। पीछे डोर्सली कैसे बनाया गया है, हमारा वर्टिकल कॉलम से, सामने स्टर्नम से, लेटरली रिब से, और लोअर साइड में डोम शेप डायफ्राम, ठीक है ना। तो देखो, तो लिखा हुआ है थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म डोर्सली बाय द वर्टिकल कॉलम, वेंट्रली बाय द स्टर्नम, लेटरली बाय द रिब्स, और लोअर साइड से हमारा डोम शेप डायफ्राम। जो ये एनाटॉमिकल सेटअप जो लंग्स का हमारा थोरैक्स के अंदर इस तरीके से रखा गया है, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं थोरेसिक कैविटी में चेंज करूंगा, थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम में चेंज करूंगा, तो वो चेंज मुझे रिफ्लेक्ट होगा लंग्स के अंदर, ठीक है ना। तो इधर देखो, तो जो एनाटॉमिकल सेटअप है लंग्स का, वो थोरैक्स के अंदर इस तरीके से रखा गया है कि कोई भी चेंज अगर होगा थोरैसिक कैविटी के अंदर, कोई भी चेंज अगर होगा थोरेसिक कैविटी के अंदर, वो आपको लंग्स के अंदर दिखाई देगा, लंग्स की कैविटी में दिखाई देगा, पल्मोनरी कैविटी में दिखाई देगा, है ना। यही जो अरेंजमेंट रखा गया है ये बहुत ज्यादा जरूरी है ब्रीदिंग के लिए, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली अल्टर नहीं कर सकते लंग्स के वॉल्यूम को, यानी पल्मोनरी वॉल्यूम को। मैं आपको बता चुका हूं क्यों, क्योंकि लंग्स आर नॉन मस्कुलर, दे आर स्पॉन्जी। हम इनकी डायरेक्ट
वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते। आशा करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।